Just having guys, and welcome to the session. Someone to please confirm my voice is okay. आवाज ठीक है? Okay, let's now start the session. Now today we'll try to cover 2 to 3 modules. First one is application control. Application control का module है. उसके बाद intrusion prevention system का module है. और intrusion prevention system के अंदर ही denial of service के concepts हैं, DOS policy. और फिर हम कोशिश करेंगे कि एंटीवायरस का जो मॉड्यूल है उसको भी हम कवर करें. सो दिस इज द मैंडेट फॉर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन कंट्रोल मॉड्यूल. एप्लीकेशन कंट्रोल मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं. देखो, जो सबसे बेस्ट चीज है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, the strongest feature in next generation firewall is its ability to distinguish micro applications. वो ना सिर्फ एप्लीकेशन विजिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, बल्कि it works on the micro applications as well. That is the best part regarding regarding any next generation firewall. Micro application का मतलब क्या है? माइक्रो एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर फेसबुक है, फेसबुक एप्लीकेशन है, तो फेसबुक के अंदर देयर आर अराउंड 15 सब एप्लीकेशंस. फेसबुक चैट अलग है, फेसबुक वीडियोस अलग हैं. जस्ट अ मिनट प्लीज. I'm sorry for the interruption यार, एक सेकंड ठहरिएगा. लेट मी जस्ट. Okay, so we're talking about the Facebook. देखो, Facebook में there are multiple sub applications. और अगर मैं डाउन टू माइक्रो एप्लीकेशन कंट्रोल हासिल करना चाहता हूं, तो दैट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अलाउज मी टू डू दैट. दिस इज व्हाट शुड बी द एबिलिटी ऑफ द फॉर दैट मैटर एनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. और एप्लीकेशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? एप्लीकेशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि लेयर 4 के ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो कॉमन पोर्ट्स हैं. मींस वी नो कि वेब के लिए मुझे पोर्ट 80 चाहिए या मुझे 443 चाहिए. तो आगे ऑन टॉप ऑफ दिस आई कांट ब्लॉक पोर्ट 80 और पोर्ट 443. तो मुझे जो कंट्रोल एग्जीक्यूट करना है वो एप्लीकेशन लेयर पे करना है. आई हैव टू ब्लॉक दी रेलेवेंट एप्लीकेशंस. और जिस तरह मैंने कहा, ना सिर्फ एक एप्लीकेशन बल्कि उसके अंदर माइक्रो एप्लीकेशन फिल्टरिंग. दैट शुड बी दी स्ट्रेंथ ऑफ एनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. FortiGate हमें ये एबिलिटी देती है. हम देखते हैं कि किस तरह ये हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अंदर और ऑन टॉप ऑफ दिस क्या क्या फीचर्स हैं. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमें एक चीज ये जाननी होगी कि FortiGate के अंदर बेसिकली 2 इंस्पेक्शन मोड्स हैं और 2 नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ inspection modes. The first inspection mode is flow based और दूसरा inspection mode proxy based है.
और ये इंस्पेक्शन मोड जो है, मैं पहले पहले से मुराद ये अप टिल वर्जन 6.2 सेटिंग्स के टैब में मेरे पास यहाँ ऑप्शन थी इंस्पेक्शन मोड, और मैं ऑन कंप्लीट फायरवॉल मैं इंस्पेक्शन मोड सेट कर सकता था, राइट. I could have selected flow based inspection mode or proxy based inspection mode from this path, systems, settings, और इसके अंदर इंस्पेक्शन मोड की ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थी. बाय डिफॉल्ट इन वर्जन 6.2 it was flow based, and it was flow based across the board, means for all flows, सारी पॉलिसीज के लिए, राइट. लेकिन एक मेजर चेंज जो वर्जन 6.4 के अंदर उन्होंने ऐड की है वो ये है कि now they give you option for choosing inspection mode on per policy basis, means हर पॉलिसी के अंदर अब मेरे पास ये ऑप्शन है इंस्पेक्शन मोड में चूज कर सकता हूँ. आई कैन मेक इट फ्लो बेस्ड और आई कैन मेक इट प्रॉक्सी बेस्ड. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास ने ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने एनवायरमेंट्स में काम कर रहे हैं और आपके पास यू हैव वर्जन 6.0, 6.0 या 6.2, तो वहां पर आपको इंस्पेक्शन मोड की ऑप्शन मिलेगी इन द सिस्टम्स एंड सेटिंग्स टैब. और अगर आप वर्जन 6.4 विच इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी with every policy, means for every policy I can select a different inspection mode. अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन एंड प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन. देखो, अगर मैं फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन सेट करता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी फायरवॉल है, 40 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट विल कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑन पर फ्लो बेसिस, ऑन द फ्लाई, रन टाइम में. जिस तरह बाइट्स आ रही हैं, एंटर हो रही हैं आपकी फायरवॉल के अंदर, उसी तरह से वो बाइट बाय बाइट फ्लो को एग्जामिन कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, और जो भी उसने डिसीजन मेकिंग करनी है, इट विल बी डूइंग दैट. अब अगर बाइट बाय बाइट ऑन द फ्लाई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो यकीनी तौर पे मुझे एक फायदा मिलेगा, और वो है कि मेरा जो डिसीजन होगा इट विल बी फास्ट. इंस्पेक्शन डिसीजन वुड बी फास्ट, इट मींस माय परफॉर्मेंस विल बी बेटर. लेकिन यहां पर मेरे पास चांसेस हैं ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव के. ऐसा हो सकता है कि मैं डिसीजन मेकिंग करेक्ट ना कर पाऊं, राइट, बिकॉज देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज नोन एज कोरिलेशन, कि आप चंद बाइट्स को आपस में कोरिलेट करके डिसीजन लेते हैं. तो वो ऑप्शन मेरे पास फ्लो बेस में अवेलेबल नहीं होती. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट परफॉर्मेंस तो मुझे बेहतर मिलती है फ्लो बेस के अंदर, लेकिन चांसेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, मींस रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, आर देयर इन केस ऑफ फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन. जो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास इंस्पेक्शन का, दैट इज प्रॉक्सी बेस्ड. प्रॉक्सी बेस्ड का मतलब यह है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को बफर करते हो और उसके बाद यू कैरी आउट द इंस्पेक्शन चेक्स. और इस ऑप्शन के अंदर, प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन के अंदर, डेफिनेटली थोड़ा सा डिले आएगा, बिकॉज आई हैव टू बफर द इनकमिंग ट्रैफिक. रिसोर्सेज पे भी हिट आएगी, मींस मुझे अपने बफर्स, मींस अपनी मेमोरी के अंदर उसको सेव करना है और उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करनी है. लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि नाउ माय डिसीजन मेकिंग वुड बी बेटर. जो मैं सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग करूंगा, इंस्पेक्शन करके जो डिसीजन मेरा आएगा, उसमें चांसेस ऑफ एरर आर लेस. तो फ्लो बेस और प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मोड्स, ये दोनों मोड्स मेरे पास अवेलेबल हैं. और मैंने आपको बता दिया कि 6.2 के अंदर आप अक्रॉस द बोर्ड ये दोनों ऑप्शंस एनेबल करते थे. whereas in 6.4 the enhancement is कि you can configure this feature on per flow या per policy base. एक पॉलिसी के लिए अगर आप समझते हो कि इट्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर यू, यू कांट अफोर्ड फॉल्स पॉजिटिव, आप एरर का बिल्कुल वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो ओके, यू कैन गो फॉर द प्रॉक्सी बेस फॉर दैट पर्टिकुलर फ्लो, राइट. प्रॉक्सी इंस्पेक्शन कर लें, और जिसके ऊपर आपने जो एक नॉर्मल ट्रैफिक है, ओके, यू कैन लेट इट गो विद द फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन. So this is one of the major changes which is there in 6.4 as compared to 6.2. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड. जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोफाइल बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड. और ये जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड है, इट इज देयर अंडर दिस सिस्टम्स, सेटिंग्स
और इंस्पेक्शन मोड के नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं आई, मींस के 6.2 है अगर, तो उसमें आपको ये दोनों चीजें यहाँ मिलेंगी, और 6.4 है तो उसमें यू विल ओनली फाइंड दिस नेक्स्ट जनरेशन मोड ओवर हेयर, इस जगह पर। मींस सिस्टम और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड नजर आता है। 6.4 में यू विल नॉट बी फाइंडिंग दिस ओवर हेयर, ये यहाँ से मूव होकर पॉलिसी के नीचे चला गया। लेकिन 6.4 के अंदर ये ऑप्शन आपको इसी जगह मिलती है, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड आप सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इट इज प्रोफाइल बेस्ड, और अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर लो एंड यू कैन मेक इट पॉलिसी बेस्ड, आप इसको पॉलिसी बेस्ड बना सकते हो। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? देखो, प्रोफाइल बेस्ड जो कि डिफॉल्ट है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उनको मैं अगर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट सेपरेट प्रोफाइल्स फॉर दोस आइटम्स, लाइक एंटीवायरस का प्रोफाइल बना सकता हूं मैं, एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन विजिबिलिटी कंट्रोल का बना सकता हूं मैं, आईपीएस का बना सकता हूं, और उन प्रोफाइल्स को मैं एसोसिएट कर सकता हूं। आई कैन एसोसिएट दोस प्रोफाइल्स विद द पॉलिसीज, यानी प्रोफाइल्स क्रिएट करूंगा और उनको पॉलिसीज के साथ एसोसिएट करूंगा। ये है प्रोफाइल बेस्ड बिहेवियर। Whereas in case of policy based, जब आप पॉलिसी बेस्ड मोड सेट कर देते हो इसका, तो इसमें होता यह है कि आपके जो एप्लीकेशन कंट्रोल के फीचर्स हैं वो सारे के सारे पॉलिसी के अंदर मूव कर जाते हैं। मींस आपको यूआरएल फिल्टरिंग और एप्लीकेशन का जो टैब है, जो ऑप्शन है, वो आपको फायरवॉल की पॉलिसी के अंदर नजर आ रही होती है, और आप वहां से उसकी सेटिंग कर सकते हो, राइट? प्रोफाइल बेस में आपको अलग से प्रोफाइल नजर आते हैं जिनको क्रिएट करके आप एसोसिएट कर सकते हो पॉलिसीज के साथ। अगर पॉलिसी बेस्ड मोड सेट करते हो तो you those application related stuff, it goes directly inside the policy. मैं आपको इसको दिखाता हूं, let me just show you the next generation firewall modes which are available in the FortiGate. So let's access the device. Remember ours is 6.4, हम 6.4 पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पहले दिखाऊं सिस्टम्स और सेटिंग्स में जाकर, सो और यहाँ पर अगर आप चाहते हो सिस्टम्स मोड में, सिस्टम्स, सेटिंग्स, और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहाँ पे देखो द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, प्रॉब्ली इन सम क्लास आई चेंज इट टू पॉलिसी बेस, इसको मैं दोबारा प्रोफाइल बेस करूंगा। पहले मैं आपको डिफॉल्ट कंडीशन में दिखाता हूँ, दिस इज व्हाट इट इज, अप्लाई करता हूँ इसको। ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड होता है इन केस ऑफ पॉलिसी बेस्ड स्टफ।
और इसका व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ दिस, इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। देखिए इसका इफेक्ट ये है कि अगर प्रोफाइल बेस के अंदर इस मोड में मेरे पास, अगर मैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के टैब में जाऊं, you guys can see that I've got option over here: antivirus, web filtering profile, DNS filtering profile, application control profile, intrusion prevention, SSL inspection, application signatures, IPS signatures। ये सारी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ पर आई कैन क्रिएट अ प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल मैं कोई सा एक एंटीवायरस प्रोफाइल यहाँ पर आई कैन क्रिएट एंटीवायरस प्रोफाइल, एंड देन आई कैन एसोसिएट दिस एंटीवायरस प्रोफाइल विद माय पॉलिसी। मैं पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और फायरवॉल पॉलिसी में जाता हूँ। Okay, you can see over here by default there is one policy implicit deny। अगर मैं कोई नई पॉलिसी क्रिएट करता हूं तो you can see that apart from these classification parameters, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स की। आई कैन क्रिएट दोज प्रोफाइल्स फ्रॉम हेयर दूसरे मेन्यू से, और यहाँ पर मैं उनको एसोसिएट कर सकता हूँ ऑन पर पॉलिसी बेस। हर पॉलिसी के लिए डिफरेंट सेट। अगर अगर if there are certain critical flows जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि एंटीवायरस एनेबल हो, या एप्लीकेशन कंट्रोल एंड विजिबिलिटी एनेबल करूँ, या आईपीएस सिग्नेचर्स में एक्टिवेट करूँ, तो उन पर्टिकुलर फ्लोज के लिए या उन पर्टिकुलर पॉलिसीज के साथ मैं प्रोफाइल्स एसोसिएट कर सकता हूँ। और जो मेरे रिलेटिवली सिंपलर फ्लोज हैं, आई कैन ऑलवेज इग्नोर दैट। तो इस वजह से मैं अपने रिसोर्सेज को बैलेंस आउट कर सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट इज द प्रोफाइल बेस्ड बिहेवियर जो यहाँ पे आपको मिलता है। ऑन द कंट्रारी, अगर मैं चेंज करूँ सिस्टम से नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड को एंड इफ आई मेक इट पॉलिसी बेस्ड, तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखने से पहले जरा एक दफा दोबारा से आप यहाँ पर पॉलिसी को देख लीजिए। जस्ट हैव अ लुक एट द पॉलिसी। यहाँ पर फिलहाल आपको किसी किस्म का एप्लीकेशन का टैब या यूआरएल फिल्टरिंग का टैब विद इन पॉलिसी नजर नहीं आ रहा, राइट? देयर इज नो यूआरएल फिल्टरिंग टैब और पॉलिसी टैब ओवर हियर, राइट? अब हम जाते हैं एंड लेट्स चेंज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड टू पॉलिसी बेस्ड। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब मैं पॉलिसी बेस करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल एसनैट अनेबल हो जाता है। मींस पॉलिसी बेस्ड मोड जो है इट इज ओनली कंपैटिबल विद सेंट्रल एसनैट। जब पॉलिसी बेस आप मोड अनेबल करते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का, वो सिर्फ सेंट्रल एसनैट के साथ काम करता है, वो आपका फायरवॉल पॉलिसी नेट के साथ काम नहीं करता। देखो जैसे मैंने पॉलिसी बेस किया तो दैट एसनैट इज अनेबल्ड और खुद ब खुद अनेबल हो गया। और मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ, लेट मी जस्ट अप्लाई द चेंजेस। It says that changing to policy-based mode will remove all the firewall policies and central SNAT will be enabled. Do you want to continue? मैं कहता हूँ yes, I want to continue. Okay, now my changes have been saved, right? और अब मैं देखूंगा कि what's the impact? Impact क्या है? I will go again get back to my policies and objects. Security policy.
अगर मैं क्रिएट करता हूं सिक्योरिटी पॉलिसी, तो कैन यू गाइस सी दिस चेंज, एप्लीकेशन और यूआरएल, ये वो सारी जो आपके पास पहले प्रोफाइल्स के अंदर थे, नाउ दीज हैव बीन मूव्ड ओवर हियर, नाउ दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी, डायरेक्टली दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसीज। अगर मैंने किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे कॉल करना हो तो आई कैन ऑलवेज कॉल दैट एप्लीकेशन डायरेक्टली ओवर हियर, राइट। मेरे पास प्रोफाइल्स के अंदर सिर्फ आईपीएस का प्रोफाइल और एंटी वायरस का प्रोफाइल रह गए। तो पॉलिसी बेस के अंदर you can say that the feature of application control and URL based filtering that is embedded within the policy. Yes, मेरे पास options होती हैं। For example, अगर मैंने application based कोई भी चीज यहाँ define करनी है तो I've got option of defining or calling the applications. Single application call कर सकता हूँ, categories call कर सकता हूँ, groups call कर सकता हूँ, right? But this is available inside the policy. Whereas जो आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड प्रोफाइल वाला है, उसके अंदर ऑप्शन, यही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं इन फॉर्म ऑफ सेपरेट प्रोफाइल्स। आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो एंड देन यू कैन एसोसिएट दोस प्रोफाइल्स विद द पॉलिसी। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीस टू। सो लेट्स डू लाइक दिस, लेट्स चेंज दिस और डिफॉल्ट सेटिंग्स पे जाते हैं और उसके बाद फिर चंद चीजें और इसकी डिस्कस करते हैं। आई होप क्लास इज विद मी अप टिल दिस पॉइंट। तो हम यूआरएल ब्लॉकिंग की बात करेंगे जब उसका टॉपिक पढ़ेंगे ना, वेब यूआरएल फिल्टरिंग का ना, देयर इज सेपरेट मॉड्यूल फॉर दैट, राइट। दोनों तरह की, शॉर्ट आंसर इज कि इट सपोर्ट्स स्टैटिक यूआरएल फिल्टरिंग, इट सपोर्ट्स कैटेगरी बेस्ड यूआरएल फिल्टरिंग एज वेल। ओके, नॉट नाउ, अभी अभी हम फोकस करते हैं बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर, फिर आईपीएस पे, फिर एंटीवायरस पे। वेब फिल्टरिंग इज अ सेपरेट चैप्टर बाय द वे, राइट, वो अलग से चैप्टर है। तो जो आपका ये सवाल है उसको हम इंशाल्लाह उस वक्त एड्रेस कर लेंगे। ओके, now let's we have now changed the settings to the normal default जो है, उस पे हमने सेटिंग को चेंज कर दिया। अच्छा, why आपके पास यहाँ पर if we go on the applications, थोड़ा सा हम applications को डिस्कस करें तो देखो applications के अंदर चंद इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यू हैव द एप्लीकेशन डेटाबेस, आपके पास एप्लीकेशन डेटाबेस अवेलेबल है इनसाइड दिस FortiGate, और दैट नीड्स अपडेशन, उसको अपडेशन भी चाहिए, राइट। तो एक दफा जरा इसको देखते हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन चेक अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस और किस तरीके से हमें वो चीज प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा चंद बेसिक चीजें क्विक रिकैप के लिए क्विकली। what application control do, it detects and acts at the application traffic, Facebook, Skype, Gmail, or supports many applications including point to point or peer to peer applications, right, or requires for effective security it needs SSL inspection profile in the firewall policy। आप SSL ऑफलोडिंग करें, SSL डिक्रिप्ट करें, उसके बाद इंस्पेक्ट करें और बाद ही इनक्रिप्ट करके आगे भेजें ट्रैफिक को। ये आईपीएस इंजन के साथ काम करता है। इट परफॉर्म्स फ्लो बेस्ड स्कैनिंग। और बेसिक थीम इसका क्या है? व्हाट्स द बेसिक थीम ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल? इट बेसिकली परफॉर्म्स द पैटर्न मैचिंग। इट कंपेयर्स द ट्रैफिक टू द नोन एप्लीकेशन पैटर्न्स, इनको हम एप्लीकेशन सिग्नेचर्स भी कहते हैं। और जब वो एप्लीकेशन का सिग्नेचर मैच होता है तो उस एप्लीकेशन सिग्नेचर के अगेंस्ट जो भी एक्शन आपने डिफाइन किया होता है, दैट एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, वो आपका एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। सो दैट इज अ बेसिक थीम ऑफ एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल के यू हैव एप्लीकेशन सिग्नेचर्स, एक कंप्लीट डेटाबेस आपकी फायरवॉल के अंदर है, मौजूद है, राइट। इट इज इन प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट अपग्रेडेशन, अपडेट होता रहता है।
और आप इसको देख सकते हो. यू कैन गो टू सिस्टम एंड फोर्टीगेट टैब. सिस्टम और फोर्टीगेट टैब के अंदर आपको इसकी विजिबिलिटी होती है. यू कैन ऑलवेज सी दैट. तो वी कैन ऑल्सो चेक दिस. अगर आप जाए ना सिस्टम और फोर्टीगेट में जाएं तो यहाँ पे आपको आईपीएस सिग्नेचर्स भी नजर आएंगे, एंटी वायरस के सिग्नेचर्स भी नजर आएंगे. If you see over here, you have application control signatures जिनका वर्जन 6.00741 एक रिलीज नंबर है जो कि इसके अंदर शामिल है. और इसी तरह ऑब्वियसली क्योंकि इट्स अ जो एक ट्रायल वर्जन है, इसमें आपको वो फुल ब्लोन तो एप्लीकेशन सिग्नेचर यूटीएम वाला नहीं दे देंगे, लेकिन एक देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नेचर डेटाबेस व्हिच इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट. और यहीं पे अगर आप नीचे देखो तो आईपीएस डेफिनेशंस भी आपको यहीं पे मिलती हैं. आईपीएस का जो डेटाबेस है दैट इज आल्सो ओवर हियर, राइट. और ये आईपीएस और एप्लीकेशन कंट्रोल का सिग्नेचर जो है इनका दे आर बेसिकली periodically updated. By default अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास this is after every 2 hours they are updated, क्योंकि obviously इसके अपडेट्स इतने इतने frequent नहीं होते as compared to URL filtering. अगर आप initial session recall करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो URL filtering है उसको ये रन टाइम अपडेट लेता है, राइट. लेकिन इन केस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल सिग्नेचर्स या आईपीएस सिग्नेचर्स ये फिर भी स्टेबल होते हैं. मीन्स आप इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, मे बी 2 hours. बाय डिफॉल्ट दिस टाइमर इज 2 hours. यू कैन मेक इट 12 hours, 24 hours एज पर योर कंपनीज पॉलिसी, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पर आपको डेटाबेस मिलता है. टोटल क्या, व्हाट्स टोटल कैपेसिटी ऑफ सिग्नेचर्स जो कि अवेलेबल हैं या हम कहाँ से देख सकते हैं. यू कैन सी द टोटल अवेलेबल डेटाबेस फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ से जहाँ पे जाओगे आप http40guard.com, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ये जो इस वक्त का इसका एक लेटेस्ट वो है, इट विल शो यू दैट. लेट्स गो देयर एंड सी के व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल सिग्नेचर्स जो कि फोर्टिकेट अभी ऑफर कर रहा है. यहाँ पर आप जाते हो फोर्टिकेट लैब्स में, यहाँ पे आपके पास सर्विसेज हैं और सर्विसेज में यहाँ थ्रेट लुकअप, एप्लीकेशन कंट्रोल, थोड़ा सा पेज चेंज करते रहते हैं. अभी इन्होंने इसको थ्रेट लुकअप और एप्लीकेशन कंट्रोल के पेज में ले आए. ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स. टोटल एप्लीकेशंस जो कि नोन एप्लीकेशंस हैं दे आर अराउंड 4,397. दिस इज द लेटेस्ट अपडेट. और इसको उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज किया हुआ है. रिस्क लेवल वाइज ग्रुपिंग की हुई है, पॉपुलैरिटी लेवल वाइज ग्रुपिंग की हुई है, फिर कैटेगरी बेस्ड ग्रुपिंग की हुई है. फॉर एग्जांपल बॉटनेट्स की एप्लीकेशंस अलग हैं और कोलैबोरेशन की अलग हैं, स्टोरेज बैकअप की अलग हैं, प्रॉक्सी की अलग हैं, ईमेल अलग हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस अलग हैं, पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस अलग हैं, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अलग हैं, वॉइप की अलग हैं, मोबाइल की अलग हैं. Now this peer to peer applications again they are very very critical. उसकी वजह ये है कि पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी पेयर्स हैं दे एक्ट इन बोथ रोल्स. वो एज सर्वर और एज क्लाइंट दोनों तरीकों से एक्ट कर रहे होते हैं. जो एक नॉर्मल हमारा सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर है उसमें ये होता है कि इफ वी हैव वन सर्वर एंड इफ वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, वन सर्वर और उसके बाद आपका एक क्लाइंट है, तो रिलेटिवली थिंग्स आर सिंपल. इवन अगर आपके पास एक सर्वर है और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तब भी हमारे लिए पॉलिसीज डिफाइन करना आसान है. उसकी वजह ये है कि वी नो कि अगर एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है तो सर्वर एंड के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे बैंडविड्थ कंजम्पशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ सिंगल क्लाइंट. तो उससे आपको काफी कुछ आइडिया हो जाता है कि विच डिवाइस इज सर्वर. पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम ये होता है कि सिंस each device acts in both roles as server as well as client, तो किसी एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैंडविड्थ नजर नहीं आती, राइट. पोर्ट नंबर्स भी डायनामिक होते हैं, कुछ केसेस के अंदर डायनामिक इंक्रिप्शन भी सपोर्टेड होती है. तो यहाँ पर यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर अ वेरी प्रिसाइज स्कैनिंग. तो पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना और उनको हैंडल करना इट्स अ चैलेंज. दैट्स व्हाई उसने उसकी एक अलग कैटेगरी आपको बताई
कि देयर इज सेपरेट कैटेगरी फॉर दिस पेयर टू पेयर 64 एप्लीकेशंस आपके पेयर टू पेयर की हैं। तो ये ग्रुपिंग आपके पास अवेलेबल है। आउट ऑफ दिस हमारे एनवायरनमेंट में क्या कुछ अवेलेबल है, वी कैन सी दैट इन आवर सेटअप एज वेल। वो आपको कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे तो उसने आपको रिलीज बता दी ना कि ये डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है। सो यू कैन चेक दैट इन दी डिफॉल्ट प्रोफाइल। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन कंट्रोल का, सेपरेट प्रोफाइल विच इज अवेलेबल विद मी। यस, पेयर टू पेयर की टॉरेंट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पेयर टू पेयर एप्लीकेशंस। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ पर तो जो एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल्स हैं, बाय डिफॉल्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल्स। वन इज डिफॉल्ट, ये दो आपके उसने डिफॉल्ट बनाए, डिफॉल्ट एक वाईफाई डिफॉल्ट, राइट। तो दो एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल्स उसने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं एंड इफ आई वांट टू सी कि व्हाट ऑल इज देयर इन इट, तो I can go there and you guys can see that this default profile, it has these categories available over here. अगर मैं scroll down करूं तो ये मुख्तलिफ categories में आपको ये मुख्तलिफ applications नजर आ रही हैं। For example 6 business की category के अंदर there are total 179 applications जो कि यहाँ पर हैं, और 6 applications ऐसी हैं जो cloud based हैं। इसी तरह से ईमेल के अंदर 87 रेजिडुअल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सिग्नेचर्स हैं, और 12 जो हैं वो क्लाउड बेस्ड हैं। रिमेंबर, एप्लीकेशन इज नथिंग, इट्स अ पैटर्न, बाइनरी पैटर्न है, राइट। सो जब हम कहते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन एक उसने डिटेक्टर रखा हुआ है, इट मींस इट्स अ बाइनरी पैटर्न, राइट। एक एप्लीकेशन का पैटर्न है, तो बिजनेस के 170 बिजनेस एप्लीकेशंस के 179 पैटर्न्स यहाँ पे नोन है, right now available, and these are available over here, right? So this is one of the default application sensors या application control module जो आपके पास available है। अगर आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, you can apply that। और यहाँ पे अगर आप देखो इसमें तो अगर if I do like this कि मैं pull down करूं तो आप देखो आपके पास यहाँ पर allow, block, quarantine, ये सारी options हैं which you can configure. You can configure all these options over here, right? इसमें मैं अगर for example इन signatures को view करना चाहूँ तो I can always see these signatures. View signatures करता हूँ तो ये मुझे business के 179 signatures दिखा देगा कि business की category में ये वाले signatures available हैं। I can click on this plus sign. So over here you can see that these are different signatures which are available with me. Business और उसको divide किया हुआ है browser base, popularity base, risk wise, right? वो भी grouping यहाँ पे आपके पास available है। Now this is default, और default category के अंदर remember सारों के जो actions हैं, you can see over here it's monitor, right? All the actions which are defined, predefined, they are फजान। क्वारंटाइन जो है ना वो सैंडबॉक्सिंग पे नहीं भेजेगा। सैंडबॉक्सिंग पे नॉर्मली आप फायर फिल्टर्स को भेजते हो। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि अगर किसी कोई एनोमली है तो यू कैन नॉर्मली डिफाइन अ क्वारंटाइन प्रोफाइल। आप एक क्वारंटाइन प्रोफाइल क्रिएट करके उसे किसी वीलन का हिस्सा बना देते हो। यू गॉट द पॉइंट। तो क्वारंटाइन नेवर ऑलवेज मींस कि यू आर सेंडिंग इट टू सैंडबॉक्सिंग। सैंडबॉक्सिंग नॉर्मली हम करते हैं उसकी we normally do the sandboxing once we are doing the inspection of files and DLP protection के लिए। You got the point? Quarantine primarily इस्तेमाल होता है कि अगर आपने किसी एक let's say एक आपने detect किया कि there is something deficient या कोई चीज़ जो है it's a potential botnet है, तो आप कहते हो यार इसको क्वारंटीन कर दो और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, अंडर मॉनिटरिंग रखो, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया, ये एक्शन है बेसिकली उसका। अच्छा, अभी इसको हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि ये एक्शन तो सारे ऐसे हैं जो कि दीज आर डिफॉल्ट,
मीन्स के बाय डिफॉल्ट all these actions are मॉनिटर, कि आपने सिर्फ पैटर्न्स को मॉनिटर करना है। तो I've got an option, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, आई कैन डू चेंज, आई कैन ऑलवेज ऑल्टर, डू द ऑल्ट्रेशन, राइट, मैं बिल्कुल ऑल्टर कर सकता हूँ। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह करूँ कि आउट ऑफ सोशल मीडिया, अगर मैं कहता हूँ नहीं यार सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस मैंने ब्लॉक करनी है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से ओके सोशल मीडिया ब्लॉक। अब देखो आपका ये सिंबल चेंज हो गया। तो व्हाट आई हैव डन कि बाकी जो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन पैटर्न्स हैं उन सब पे तो एक्शन है मॉनिटर, लेकिन सोशल मीडिया के जो 150 एप्लीकेशंस थी और 31 क्लाउड बेस्ड, उसके लिए मैंने एक्शन चेंज कर दिया। आई चेंज द एक्शन, आई मेड दैट टू एक्ट एज लेट्स से ब्लॉकिंग, मैंने उसे कर दी, राइट। और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, आई कैन ऑलवेज अप्लाई दिस द चेंज। तो अब देखो जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है मेरा, उसके अंदर आई हैव डन दिस मॉडिफिकेशन कि बाकी तो सारे मेरे मॉनिटरिंग के अंदर है, लेकिन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं दे आर ऑल ब्लॉक्ड, राइट। तो आई कैन एक्सक्लूसिवली डू दिस चेंज इन ऑल कैटेगरीज, पूरी कैटेगरी के ऊपर मैंने एक्शन कर लिया, परफॉर्म कर लिया। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में अगर मैं जाता हूं तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिस प्रोफाइल, डिफॉल्ट प्रोफाइल कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल मैं आई गो टू द पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी में जाता हूं और एक पॉलिसी हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से इट्स अ पॉलिसी फॉर इंटरनेट एक्सेस, और जेनेरिक पॉलिसी रखते हैं, कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं। क्लास नोज के पैरामीटर्स मैं एज पर माय रिक्वायरमेंट ट्यून कर सकता हूँ। लेट्स से पोर्ट 3 टू पोर्ट 1, और सोर्स में रखता हूँ एनी। क्लास नोज के आई कैन बी स्पेसिफिक, और डेस्टिनेशन कैन विल आल्सो बी एनी, और शेड्यूल सर्विसेज ऑल। और उसके बाद फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन, फाइन, नैट वगैरह को चेंज ही मैं करूंगा। माय एम इज आई वांट टू एसोसिएट एप्लीकेशन कंट्रोल विद दिस ना। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाला है आई कैन नॉट एसोसिएट दैट ओवर हियर, बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेटेड नहीं था, तो अगर मैंने उसको एसोसिएट करना है तो आई कैन ऑलवेज एसोसिएट दैट ओवर हियर। एप्लीकेशन कंट्रोल मैंने जो चेंज किया डिफॉल्ट वाली, आई कैन ऑलवेज डू दैट चेंज ओवर हियर, एसोसिएट दैट चेंज ओवर हियर, एंड हियर इट गोस। नाउ इस पॉलिसी के ऊपर मैंने अपना डिफॉल्ट प्रोफाइल जो है उसको अटैच कर लिया। Over here you can see under security profiles, it shows कि well there is a application visibility and control profile which has been associated. अब जरा जाके उसको थोड़ा डीप डाइव देखते हैं कि उस एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल के प्रोफाइल के अंडर मुझे क्या क्या ऑप्शंस और मिलती हैं। देखो मैंने फॉर एग्जांपल एक डिफॉल्ट प्रोफाइल में चेंज किया ना, मैं आई कैन क्रिएट माय ओन प्रोफाइल एज वेल। ओवर हियर यू सी के मेरे पास ये सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनको मैं अपने आई कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ दोस, और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट माय ओन टेस्ट प्रोफाइल, टेस्ट ऐप प्रोफाइल, और इसके अंदर एज पर माय ओन रिक्वायरमेंट आई कैन ऑलवेज टेलर थिंग्स। मैं जो कहता हूँ कि जो मेरी लेट्स से वॉइप की एप्लीकेशंस हैं, आई वांट टू ब्लॉक ऑल द वॉइप बेस्ड एप्लीकेशंस एज वेल। प्रॉक्सी मैं कहता हूँ मॉनिटर कर दो, पॉइंट टू पॉइंट आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं हाइपोथेटिकली अपनी रिक्वायरमेंट सेट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने सिर्फ वॉइप की ट्रैफिक को बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक किया है, राइट। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। वॉइस ओवर आईपी को मैंने बेसिकली यहाँ पर वो कर दिया, और सोशल मीडिया भी मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्लॉक सोशल मीडिया एंड वॉइप एप्लीकेशंस। तो मैंने अपना टेस्ट प्रोफाइल बनाया, बल्कि इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम देते हैं, लेट्स से कि ब्लॉक सोशल मीडिया वॉइप। ओके, मैंने एक एप्लीकेशन प्रोफाइल बिल्ड किया जिसके अंदर बाकी सारे जो कैटेगरीज थी वो तो सारी डिफॉल्ट मॉनिटरिंग पे थी अपार्ट फ्रॉम दीज टू। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे 150 सिग्नेचर्स मेरे पास यहाँ हैं, 150 पैटर्न्स यहाँ हैं, और मैंने उन सबको सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग में। अगर मैं इसमें कोई एक्सेप्शन ऐड करना चाहता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि वन ऑड सिग्नेचर, इसमें से वन ऑड एप्लीकेशन को मैं मॉनिटरिंग में रखना चाहता हूँ, उसमें ब्लॉक नहीं करना चाहता। तो अब देखो आपके पास यहाँ नीचे ओवरराइड्स अवेलेबल हैं, यू हैव ऑप्शन फॉर द ओवरराइड्स। आपके पास एप्लीकेशन ओवरराइड्स भी हैं और आपके पास फिल्टर ओवरराइड्स भी हैं। एप्लीकेशन ओवरराइड में और फिल्टर ओवरराइड में क्या फर्क है? एप्लीकेशन ओवरराइड में यू ऐड अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन सिग्नेचर, आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सिग्नेचर ऐड करते हो। और फिल्टर ओवरराइड के अंदर आप ये करते हो कि वंस यू गो फॉर द फिल्टर ओवरराइड तो आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हो कि फॉर एग्जांपल सर्वर साइड एप्लीकेशंस, पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशंस, यू ऑलवेज डिफाइन द क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी एप्लीकेशंस फिल्टर होती हैं, वेल दोज आर एडेड और दोज आर ग्रुप्ड इन दैट पर्टिकुलर फिल्टर, राइट। तो ये आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं दोनों, कि अगर मैंने कोई एक्सेप्शन ऐड कर दिया, फॉर आई वांट ऐड सम एक्सेप्शन, so I can always create a application override and I can always add the exception for that. For example, मैं कहता हूँ कि I want to create a application override, मैं create new पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखो मेरे पास एप्लीकेशन और फिल्टर दोनों ऑप्शन है। अगर मैंने एप्लीकेशन ओवरराइड करना है तो आई वुड बी चूजिंग दिस, अगर मैंने फिल्टर ओवरराइड क्रिएट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। आई वांट टू गो फॉर द एप्लीकेशन ओवरराइड, तो टाइप एप्लीकेशन एक्शन ब्लॉक, और जो एप्लीकेशन सिग्नेचर्स हैं मेरे पास अवेलेबल, देयर आर अराउंड 2500। ऑब्वियसली हमें दिखा था कि ओवरऑल तो इसके पास 4500 के करीब थे वेबसाइट के मुताबिक, जो लेटेस्ट फिगर है ये, क्योंकि आपके पास वो एवेलुएशन वर्जन अवेलेबल है तो रिलेटिवली लेस द नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आर देयर। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि लेट्स सी कि इफ वी कैन सर्च फॉर फेसबुक को सर्च करते हैं कि अगर मुझे कुछ एप्लीकेशंस फेसबुक से रिलेटेड मिले। अब देखो फेसबुक से रिलेटेड उसने मुझे काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, राइट। if I expand this, so you can see there are so many large number of application signatures which are available. The figure is around 43। अगर आप ऊपर देखो सब applications 43 है, राइट। और जो आपका लाइसेंस वर्जन होगा वहाँ ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो ये तकरीबन मुझे 43 यहाँ पे दिखा रहा है। फेसबुक ऐप अलग है, राइट, और इस तरह और मुख्तलिफ फेसबुक की गेम्स हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट फेसबुक चैट या फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक चैट मिल गई। मैं कहता हूँ यार फेसबुक चैट जो है ना उसके अंदर ऐड एन एक्सेप्शन, आई वांट टू ऐड एक्सेप्शन इन दिस। तो मैं इसको ऐड सेलेक्टेड करता हूँ, यहाँ से ये सेलेक्ट हो गई, और इसके साथ मैंने ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफाइन करनी है। बाकियों को तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार फेसबुक चैट अलाउ कर दो, अलाउ दो फेसबुक चैट, या मॉनिटर करो। मैंने इसको अलाउ कर दिया, राइट, एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो आई कैन डू दैट एज वेल। नाउ सी व्हाट इज देयर इन द कैटेगरीज। कैटेगरीज के मुताबिक सोशल मीडिया की सारी एप्लीकेशंस ब्लॉक होंगी, और एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर मैंने कहा फेसबुक चैट को अलाउ करो। रिमेंबर, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इन तीनों के बीच में, वो है सबसे पहले आपकी देखी जाती है एप्लीकेशन ओवरराइड, राइट। एप्लीकेशन ओवरराइड का मतलब है सिंगल सिग्नेचर। फिर देखा जाता है फिल्टर ओवरराइड, राइट। फिल्टर का मतलब मैंने आपको बताया कि यार आप बेसिकली ग्रुप कर देते हो चीजों को, यू कैन ऑलवेज ग्रुप थिंग्स टुगेदर। आप क्राइटेरिया डिफाइन करते हो, फ्ला 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 फ्ला, इसके मुताबिक मुझे बताओ कि कौन सी एप्लीकेशन सॉल्व करती हैं। और थर्ड नंबर पे आपकी कैटेगरीज है। ये दिस इज द ऑर्डर व्हिच इज फॉलोड। एप्लीकेशन ओवरराइड को सबसे आप प्रेसिडेंस है, फिल्टर ओवरराइड इज नंबर 2 एंड कैटेगरीज इज नंबर 3। तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर सिग्नेचर के मुतालिक एक एक्शन अगर मैंने एप्लीकेशन ओवरराइड में डिफाइन किया है तो दैट विल हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ओवरराइड में मैं एक सिग्नेचर को कहता हूं ब्लॉक करो, और कैटेगरीज में मैंने उसी सिग्नेचर को कहा हुआ अलाउ करो या मॉनिटर करो, तो preference will be given to application override, वो signature block हो जाएगा। I hope class is with me on this scanning order or preference. जी सर, मुझे प्लीज कंफर्म करते चाहिए, अगर क्वेश्चन होता है तो प्लीज साथ साथ पूछेगा। डोंट कैरी द डाउट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिक्योरिटी के रेफरेंस में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, अभी
एक क्वेश्चन पहले किया था उसने, क्वारंटीन का मतलब ना, क्वारंटीन का मतलब क्या है? वी कैन ऑलवेज ब्लॉक एंड लॉक ट्रैफिक फ्रॉम अटैकर आईपी अंटिल एक्सपायरी। वी कैन सेट एक्सपायरी इन डेज, आवर्स, मिनट्स। ब्लॉक कर सकते हैं, लॉक ट्रैफिक कर दें खास टाइम के लिए, राइट। उसे क्वारंटीन कर दें, स्पेसिफिक विलन का हिस्सा बना दें। अलाउ एक्शन का मतलब क्या है? इट विल पास द ट्रैफिक और लॉग नहीं करेगा वो। मॉनिटर का मतलब ये है अलाउ करेगा ट्रैफिक, लेकिन लॉग जनरेट करेगा। ब्लॉक का मतलब ये है ड्रॉप भी करेगा पैकेट को और लॉग भी जनरेट करेगा। और क्वारंटीन में इट विल ब्लॉक एंड लॉक ट्रैफिक फ्रॉम अटैकर आईपी अंटिल एक्सपायरी टाइम, राइट। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक अदद एप्लीकेशन ओवरराइड फिल्टर क्रिएट किया और क्लास को अंडरस्टैंड, क्लास ने कर लिया कि फेसबुक चैट एप्लीकेशन ओवरराइड के मुताबिक अलाउ है और कैटेगरी वाइज वो ब्लॉक कर रहा है, लेकिन प्रेफरेंस किसको है? एप्लीकेशन ओवरराइड को। तो फेसबुक चैट वुड बी अलाउड। लेट्स ट्राई एंड सी कि ये फिल्टर क्या चीज होती है, व्हाट इज अ फिल्टर। सो लेट्स ट्राई एंड क्रिएट वन फिल्टर। मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ। अब फिल्टर में बड़ी मजेदार बात ये है कि यहाँ पर आई कैन ऐड माई क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया देखो क्या, कितना मजेदार किस्म का क्राइटेरिया है। वो कहता है यार बिहेवियर वाइज ग्रुप करना है। उसमें बिहेवियर वाइज क्या है? बॉटनेट एप्लीकेशंस, इवेसिव बिहेवियर, एक्सेसिव बैंडविड्थ। भाई मैं कहता हूँ यार मेरे नेटवर्क में मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बैंडविड्थ बहुत जो है चोक हो रही है और एसेंशियल मेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन स्लो हैं और बॉस कह रहा है मुझे नहीं पता, रिजॉल्व करो मसला। अब एक्सेसिव बैंडविड्थ जो एप्लीकेशंस खा रही हैं, अगर आप इसको मैनुअली ट्रैक करना शुरू करें तो इट्स अ ह्यूज इशू, राइट। तो अच्छा खासा इशू है। तो यहां पर आप देखें कि आपको कैसे वो हेल्प आउट कर रहा है कि आपने सिर्फ बिहेवियर डिफाइन किया कि एक्सेसिव बैंडविड्थ, एक्सेसिव बैंडविड्थ को क्या करो, जो एप्लीकेशंस एक्सेसिव बैंडविड्थ वाली हैं उनको, या आप अगर आपने बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट है, यू कैन ऑलवेज चूज ब्लॉकिंग फॉर देम, राइट। आप कहते हो जी इनको ब्लॉक कर दो सारों को, राइट, और ओके कर देते हो। तो उसने ये लंबी चौड़ी लिस्ट आपको यहाँ पर एड अपॉन कर दी। 2414 के करीब आपके वो हैं एप्लीकेशंस उसने। एक्सेसिव बैंडविड्थ जहाँ चूज हुआ, आउट ऑफ दैट आपके पास ये इतनी इतनी एप्लीकेशंस थी जो कि एक्सेसिव बैंडविड्थ की कैटेगरी में आ रही थी। और लेट मी नाउ सेव इट। अब देखो ये मेरी ऑल कैटेगरीज हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने एक एप्लीकेशन ओवरराइड डिफाइन किया और फिर एक्सेसिव बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया। प्रेफरेंस किसको जाएगी? सबसे पहले इसको, एप्लीकेशन ओवरराइड को, फिर जाएगी एक्सेसिव बैंडविड्थ मींस फिल्टर को, और फिर थर्ड नंबर पे आपकी ये कैटेगरीज जो जनरल कैटेगरीज हैं उनका एक्शन देखा जाएगा। ये जो मैंने एप्लीकेशन सॉरी फिल्टर ओवरराइड डिफाइन किया, इसमें आई कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक्सेसिव बैंडविड्थ खत्म करता हूँ और मैं आई कैन चूज मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल देखो एप्लीकेशन वाइज मैं कहता हूँ कि यार जो मेरी ईमेल बेस्ड हैं, ईमेल्स के सिग्नेचर्स तकरीबन 99 सिग्नेचर्स बन रहे हैं, राइट। और ईमेल्स के अलावा मेरे लिए लेट से इंपॉर्टेंट है वॉइप की एप्लीकेशंस। वॉइप की एप्लीकेशंस में अब वो फिगर और ऐड हो गया, राइट। इस तरह मल्टीपल क्राइटेरियाज, मल्टीपल फिल्टरिंग क्राइटेरियाज कैन आल्सो बी डिफाइंड ओवर हियर, राइट। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, अब देखो यहाँ पे फिगर और बढ़ जाएगा, 3 एप्लीकेशंस और मोबाइल बेस्ड थी वो भी ऐड हो गई इस फिल्टर के अंदर। इफ आई स्क्रॉल डाउन टू सी अदर ऑप्शंस, आपके पास प्रोटोकॉल बेस्ड फिल्टरिंग है, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो टेलनेट बेस्ड सिग्नेचर है मेरे पास है, टेलनेट की एप्लीकेशंस ऐड कर दूं, टेलनेट एज अ प्रोटोकॉल, तो यू विल सी कि कुछ एप्लीकेशंस आपकी और यहाँ फिल्टर के अंदर ऐड अपॉन हो गई, राइट। सो फर्दर मोर अगर मैं अपनी देखूं टेक्नोलॉजी वाइज, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन सेग्रीगेटेड हैं, क्लाइंट सर्वर सेग्रीगेटेड है, पेयर टू पेयर सेग्रीगेटेड है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार सिस्को रिलेटेड एप्लीकेशंस,
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार सिस्को रिलेटेड एप्लीकेशंस, तो सिस्को रिलेटेड एप्लीकेशंस मैंने चूज की, देयर आर 19 एप्लीकेशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ द डेटाबेस। स्किनी है, वेबएक्स है, राइट। और इसी तरह से फेसबुक रिलेटेड एप्लीकेशन हमने पहले देखी। अगर मैं सिस्को की निकालता हूं तो मेरे पास फेसबुक की सब एप्लीकेशंस 43 अवेलेबल हैं इस वक्त इसके अंदर, राइट। और स्काइप है, और so in this way I can always define the different application control sensors. I can make my own grouping, right, और accordingly मैं अपनी उस requirement के मुताबिक इसको associate कर सकता हूँ with any of the policies जो मेरे लिए critical है, right. नहीं देखो यार, excessive bandwidth जो applications खा रही है ना, जब हम कहते हैं ना कि मुझे फिल्टर करके दो एक्सेसिव बैंडविड्थ एप्लीकेशंस, तो वो बेस्ड ऑन द बिहेवियर एनालिसिस, जो एक एप्लीकेशन का बिहेवियर है उसकी बेसिस के ऊपर वो ग्रुपिंग कर देगा मुझे। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे एनवायरनमेंट में उनमें से कौन सी एप्लीकेशन इज कंज्यूमिंग मोर। एक्सेसिव बैंडविड्थ को मैंने कह दिया कि वेल आई वांट एक्सेसिव बैंडविड्थ एप्लीकेशंस टू बी फिल्टर्ड इमीडिएटली, टू बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली। यू गॉट द पॉइंट? हाँ, अब इसमें इसमें एक एक इंटेलिजेंट किस्म की मैनिपुलेशन है। वो इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन क्या है? वो मैनिपुलेशन ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया है, मैंने कहा यार मुझे ना फेसबुक ले लेते हैं, फेसबुक की एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक की एप्लीकेशंस मैं जो है ना ब्लॉक करना चाहता हूँ। अब फेसबुक की एप्लीकेशंस को अगर मैं कैटेगरी फिल्टर फेसबुक करता हूँ तो 43 एप्लीकेशन मुझे दे देता है, फाइन, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और जो उनमें से मैंने अलाउ करनी है उनको मैं एप्लीकेशन ओवरराइड में ऐड कर देता हूं। तो मैंने एक फिल्टर लगा के फेसबुक की एप्लीकेशंस को एज अ ग्रुप ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, और उसमें जो जो मैं अलाउ करवाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली उसके लिए एप्लीकेशन ओवरराइड कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यू गॉट द पॉइंट फुजान? एक आपको मैं केस स्टडी दिखाता हूँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी व्हिच विल फर्दर क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। Let me just see if I can find that over here. A okay, abhi someone from the class will explain this, right? It's a case study, right? और कोई बंदा अनम्यूट करके ना क्लास में से जरा इसको एक्सप्लेन करे, राइट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी जो कि इन तीनों चीजों को बेसिकली ग्रुप करता है कि किस तरह से ये प्रोफाइल्स वगैरह आपस में लिंक्ड होते हैं और किस तरह से वो करते हैं। जैसे लुक एट इट फर्स्ट, वो जनरल रूल आपने ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन ओवरराइड हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, उसके बाद फिल्टर ओवरराइड इज सेकेंड, और फिर जो आपकी बाकी जनरल कैटेगरीज के अंदर जो भी एप्लीकेशंस डिफाइंड होंगी उनको प्रेसिडेंस नंबर 3 मिलेगी, थर्ड प्रेसिडेंस पे वो होगी। जी, someone to please explain this. जी, एनी वॉलंटियर यार? कोई 11-12 बंदे हैं क्लास में इस वक्त। अच्छा सर, बेसिकली मैं थोड़ा वॉलंटियर करना चाहूँगा। जिस तरह की यहाँ पर हम लोगों ने नीचे जो डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर और प्रेसिडेंस बताई गई हुई है कि आप लोगों ने ठीक है, किस तरीके से एप्लीकेशन कंट्रोल करनी है आप लोगों की। ठीक है, सबसे पहले जस्ट लाइक द वन जो कि हम लोग करना चाह रहे हैं कि दो एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोगों ने मॉनिटरिंग पे छोड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है, एक बैटल.नेट की वेबसाइट और एक डेली मोशन है। जो गुड, भी ट्रैफिक आएगी सबसे पहले एप्लीकेशन इसको आगे चेक करेगी, इट गोज अंडर मॉनिटरिंग कि ये मॉनिटर होगा। ठीक है, सेकेंडली जब कभी ट्रैफिक प्रेसिडेंट में होंगे हम लोगों ने एक पॉलिसी डिफाइन की हुई नीचे या फिल्टर नीचे डिफाइन किया हुआ है बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ का। हम्म, सही कि एक टाइम के ऊपर जब बैंडविड्थ बढ़ेगी ज्यादा तो आपने कंज्यूमिंग जो जो एप्लीकेशन होंगी ना उसको आपने ब्लॉक कर देना है, उसका बिल्कुल पूरा हमारे ठीक, पास डाटा आ जाएगा। जैसे देखिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे विल कंटेन एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर हम्म, एग्जांपल बिट टॉरेंट जगह आप डाउनलोड कर रहे हैं टॉरेंट्स वगैरह,
एडोबी अपडेट्स वगैरह एक एंड हम्म तक अपडेट करेंगे, फेस टाइम, हम्म वॉइस ओवर, फ्लिकर, सोशल मीडिया। आ, बाय एंड ऑफ इट आपने सबसे ऊपर शुभ ने तीसरी जो लिखी हुई है कैटेगरीज गेम, हम लोगों ने जो आखिरी जो चेक करोगे ना एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर, हमने गेम को ब्लॉक किया हुआ है, सही है, और ऑडियो वीडियो को हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। मगर सिंस हम लोग की प्रेसिडेंस 1 एंड 2 के ऊपर वो है, हमने अलाउ किया हुआ है गेम्स के लिए बैटल डॉट नेट के लिए हाँ, और दिस द ऑडियो पॉइंट। के लिए डेली मोशन के लिए, और वो हाँ, मॉनिटर। क्योंकि देखो हाँ भाई, यही वाला पॉइंट था यार, ये दोनों। और तो अगर आप यहाँ पर देखो तो डेली मोशन और बैटल डॉट नेट जो है, या वीडियो ऑडियो की कैटेगरी में ये आ रहा है और गेमिंग की कैटेगरी में ये आ रहा है। तो जनरल कैटेगरीज में ऑडियो वीडियो और गेम अक्रॉस द बोर्ड ब्लॉक्ड है, राइट। लेकिन एप्लीकेशन ओवरराइड में हमने स्पेसिफिकली इन दो को अलाउ किया हुआ है, वी हैव अलाउड दैट, राइट। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे हमने एक एक्सेसिव वो बैंडविड्थ जो है उसको बिहेवियर एनालिसिस के तहत एक्सेसिव बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक कर दिया, राइट। तो इसमें प्रेसिडेंस को आपने ध्यान में रखना है कि जो आप एप्लीकेशन ओवरराइड में करेंगे दैट विल गेट द प्रेसिडेंस, राइट। आई होप क्लास मेरे साथ है सर। ये एक जो छोटा सा एग्जांपल कह लें, इट गिव्स यू वेरी गुड आइडिया कि किस तरीके से आप बेसिकली इसको वो हैंडल करते हैं इन योर एनवायरमेंट, राइट। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? क्लासेस विद मी, क्लास मेरे साथ है। अब देखें, ये तो हमने बात कर रहे थे प्रोफाइल्स के रेफरेंस से, राइट। अब जिस तरह हमने पहले कहा कि भी आपके पास पॉलिसी बेस्ड ऑप्शन भी है ना। आप यहाँ से सिस्टम्स में जाके, सेटिंग्स में जाके यू कैन चेंज एंड यू कैन बेसिकली ट्रिगर पॉलिसी बेस्ड। मैं पॉलिसी बेस्ड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और फिर मैं इसी से मिलते जुलते काम जो है वो जाके पर पॉलिसी बेस पे कर सकता हूँ। आई कैन गो टू दी पॉलिसीज एंड देन आई विल सी कि वहां मेरे पास क्या ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेंज कर दी, और इफ नाउ आई गो टू दी सिक्योरिटी पॉलिसी, और यहां पर इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, तो अब देखो यहां पर वही एप्लीकेशन और यूएल कैटेगरी, ये दो ऑप्शंस मुझे इस पॉलिसी के अंदर मिल रही हैं, राइट। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ टेस्ट पॉलिसी है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं कहता हूँ यार, लेट्स से इट्स फ्रॉम पोर्ट 3 गोइंग ऑल द वे अप टिल पोर्ट 1, और सोर्स कैन बी एनी, और डेस्टिनेशन कैन बी एनी, और एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन यहां मैं करता हूं ना, तो मुझे वो ऑप्शंस यहाँ नजर आ रही हैं, आई कैन सी दोज एप्लीकेशंस ओवर हियर, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने व्हाट्सएप से रिलेटेड एप्लीकेशन देखनी, तो मैंने व्हाट्सएप की यहाँ पर व्हाट्सएप वेब, वॉइप और फाइल ट्रांसफर, ये 4 एप्लीकेशन मुझे यहाँ वो इस ट्रायल वर्जन में दे रहा है, राइट। बट क्लास कैन अंडरस्टैंड कि जो रियल वर्जन होगा इसमें रिपोर्टेडली ज्यादा है, राइट। व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, राइट। इस तरह यहाँ पर कैटेगरी पे जाता हूं, तो फिर मेरे पास यहाँ पर डिवीजन जो है इट विल बी बेस्ड ऑन द कैटेगरीज। तो उसी तरह जिस तरह मेरे पास वहां पे अवेलेबल थी प्रोफाइल से मैं क्रिएट करता था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एसोसिएट कर सकता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप हुई एप्लीकेशंस को अपनी 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 सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ। और ग्रुप और कैटेगरी में ये फर्क है भाई, अगर मैं मल्टीपल कैटेगरीज को इकट्ठा करना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ वन ग्रुप, तो आई कैन क्रिएट दैट। मतलब कैटेगरीज में तो ये है ना कि फॉर एग्जांपल ईमेल और गेम अलग है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे लिए अगर कोई रेट से सेंसिटिव क्रिटिकल एप्लीकेशंस है मेरे एनवायरनमेंट में, और मैंने वो आइडेंटिफाई की हुई है कि यार मोबाइल एप्स मेरे लिए क्रिटिकल है, पेयर टू पेयर एप्स क्रिटिकल है, सोशल मीडिया क्रिटिकल है, तो इन तीनों का मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट वन ग्रुप जिसमें ये तीनों कैटेगरीज ऐड कर दूंगा और इस ग्रुप को एसोसिएट कर दूंगा विद माय पॉलिसी, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल विद मी ओवर हियर जब मैं इसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करता हूँ। आई होप क्लास इज विद मी अप टिल दिस पॉइंट। कोई सवाल?
अच्छा, इसके अंदर एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग, और इसमें दैट शुड आल्सो हेल्प अस कि किस तरीके से आपने अपनी प्लान करनी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल पॉलिसी बेस्ड आप डिफाइन करते हो, और आपने लेट्स से ये पॉलिसीज डिफाइन की हुई हैं, सो व्हाट इज गुड अबाउट इट? अब ये फौजान के अलावा कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा इसको यार। रिमेंबर इट्स अ एग्जांपल रिलेटेड टू पॉलिसी बेस्ड, ये पॉलिसी बेस्ड है। लास्ट टाइम तो हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, तो दिस एग्जांपल रिलेटेड टू द पॉलिसी। अफाक भाई, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आफ्टर दिस स्लाइड, राइट? आप प्लीज जरा पार्क कर लीजिए क्वेश्चन। जी, एनीवन यार? यार कोई क्रिकेट मैच तो नहीं है? मेरे ख्याल में क्रिकेट मैच है। आई होप पैरेलल में मैच नहीं चल रहा यार, है? उमैर ने फटाफट नो कहा। उमैर फिर चल खैर, आपके टाइम जोन डिफरेंट है। उमैर का मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि अनम्यूट करो। एनीवन फ्रॉम, एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस? जी सर, इसके अंदर इस जो डायग्राम है, इसके अंदर जी जो पॉलिसी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब तो उसमें क्या है कि सबसे पहले सॉरी फर्स्ट से नीचे की तरफ, उसमें फेसबुक जो आपने ब्लॉक की है, फेसबुक और जितनी भी एप्लीकेशन है ये फर्स्ट में ब्लॉक होंगी। और दूसरे नंबर पे जो आपने पॉलिसी डिफाइन की है इसमें, तो वो उसमें जितनी बाकी इनके ऊपर वाली के अलावा जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स होंगी वो ब्लॉक होंगी, सॉरी वो अलाउ होंगी। और उसके नीचे पेयर टू पेयर एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो डिनाई रहेंगी। तो बाकी वो नीचे बिल्कुल वाली ठीक, एप्लीकेशन है वो सारी आपने अलाउ की है। बिल्कुल सही फरमाया, एब्सोल्युटली राइट। इसमें मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूं। देखो, जब आप डिफाइन करते हो, थैंक्स थैंक्स लॉट, आप माइक म्यूट कर लीजिए। लेकिन जब आप ये पॉलिसी बेस्ड पे जाते हो ना, प्रोफाइल बेस्ड नहीं, पॉलिसी बेस्ड, जिसमें अभी हमारी फायरवॉल है, तो उसमें आपने ये एहतियात करनी है कि इट इज ऑलवेज टॉप टू डाउन फर्स्ट मैच। तो टॉप टू डाउन के अंदर आपने ये मेक श्योर करना है कि जो स्पेसिफिक आपके फ्लोज हैं वो ऊपर होने चाहिए। तो शुड दैट वो आपके फ्लोज ऊपर हो। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया अलाउ करना है। अगर आपने सोशल मीडिया अलाउ करना है, जिसमें सोशल मीडिया की आप यहाँ पर कैटेगरी कॉल कर रहे हो और एक्सेप्ट करा रहे हो, अगर ये पॉलिसी ऊपर होगी तो फिर फेसबुक फेसबुक ब्लॉक नहीं हो सकती, राइट? तो जब आप ये पॉलिसी बेस्ड मोड में जाते हैं और इस तरह से पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, तो मेक श्योर करें कि जो स्पेसिफिक्स हैं वो ऊपर हो, और जनरल चीजें जो हैं वो बाद में आपके पास आए, बिकॉज इट्स टॉप डाउन फर्स्ट मैच, राइट? टॉप डाउन फर्स्ट मैच प्रोसेसिंग है। अच्छा, अभी आपका सवाल था, फाक भाई का सवाल था, लेट मी जस्ट रिकैप। कैन आई क्रिएट फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इन वेब एप्लीकेशंस? देखें फाक भाई, एक तो बात है वेब एप्लीकेशन का जो डिटेक्टर है, एप्लीके तकरीबन 4500 के करीब तो वेब एप्लीकेशन के सिग्नेचर्स आपके बने बनाए हैं, उनके तो नाम भी फिक्स्ड है ना, राइट? फिर जो आप अगर कहते हो कि जी फॉर एग्जांपल facebook.com का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, तो 48 में अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, राइट? उनके अंदर ये जो वेल नोन एप्लीकेशंस हैं वो काफी हद तक कवर्ड है, राइट? आपके पास वो ऑब्जेक्ट्स देवर देयर, फॉर एग्जांपल वो हमें हमें मिलते थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर आप इसमें देखिए कि मैंने
अगर आप देखें एड्रेस ऑब्जेक्ट्स के नीचे आपके पास इंटरनेट सर्विस डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, राइट। आप ये इनको यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देयर आर अराउंड 1400 प्री डिफाइंड इंटरनेट सर्विसेज। मिसाल के तौर पे अगर मैंने फेसबुक वेब को ब्लॉक करना है तो फेसबुक वेब जो है वो मेरे पास ISGB ऑब्जेक्ट की सूरत में देखिए फेसबुक DNS, फेसबुक FTP, ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फेसबुक वेब, फेसबुक हाइफन वेब था बेसिकली, रिगार्डिंग दैट फेसबुक व्हाट्सएप। अब आई कैन मेक यूज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये एक तरीका है कि ये जो ऑलरेडी मेरे पास इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स हैं मैं इनको पॉलिसीज में कॉल कर लूं, राइट। और फिर तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि अगर हम एड्रेसेस में जाएं, एड्रेस ऑब्जेक्ट्स में जाएं, तो वहां पर अब आपकी जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, जब आप एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो आपको ऑप्शन देती हैं कि यू कैन ऑलवेज चूज FQDN ओवर हेयर। आप फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यहाँ ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस। यू गॉट द पॉइंट। तो आप जब ये एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लेते हो विच इज बेस्ड ऑन FQDN, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन योर पॉलिसी। आप मेरे साथ हैं? और मजीद आपको क्लैरिटी आएगी जब इंशाल्लाह हम वेब फिल्टरिंग का मॉड्यूल पढ़ते हैं ना। तो वेब फिल्टर जब क्रिएट करते हो तो उसमें भी आपके पास स्टैटिक URL फिल्टरिंग की ऑप्शन होती है। सो यू कैन डिफाइन योर स्टैटिक URLs ओवर देयर, www.facebook.com। इसका भी एक आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो वो भी बेसिकली इसी जुमरे में आता है। तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ पे यू कैन प्ले ओवर हियर। एक मैंने आपको वो इंटरनेट सर्विसेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का बताया, काफी आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशंस वहीं से मिल जाती हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस एड्रेस ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन FQDN। और फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास आ गया कि आप वेब फिल्टरिंग के अंदर जब स्टैटिक URL फिल्टरिंग हम पढ़ते हैं उसके अंदर वी कैन चेक के किस तरह से हम इसको हैंडल करते हैं। ओके, नाउ लेट्स फर्दर डिस्कस। इसके अंदर आपके पास अगर आप पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स में जाएं तो पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स में यू हैव ऑप्शन फॉर ट्रैफिक शेपिंग। आपके पास ना यहाँ पे ट्रैफिक शेपिंग की ऑप्शन है। ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसीज और ट्रैफिक शेपिंग प्रोफाइल्स आप डिफाइन कर सकते हो। लेट्स डिस्कस बिट अबाउट दिस ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी। अगर आप देखो यहाँ पर तो ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी के अंदर यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, इफ एंड देन, राइट। पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग होती क्या है, और उसके बाद फिर इसकी पॉलिसी के कंपोनेंट्स और ये 2 टाइप्स हैं मेन, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रैफिक शेपिंग का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू डिफाइन द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ अ ट्रैफिक, तो you can always define that in form of a traffic shaper. Means traffic shaping का concept आपको, अगर आपने ट्रैफिक की अपर लिमिट को सेट करना हो ना, तो you can define that upper limit with the help of traffic shaping. इसकी जो ज़रूरत है मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए आपके पास एक पाइप है, फॉर एग्जांपल उस पाइप की टोटल कैपेसिटी 1.5 MB के करीब है, और यू वांट कि उसमें से वीडियो भी ट्रांसमिट करे और कुछ दूसरी एप्लीकेशंस भी जो है फ्लो करें। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर मैंने लेट से वीडियो को प्रायोरिटाइज करना है तो आई कैन ऑलवेज सेट अ लिमिट टू अदर एप्लीकेशंस। मैं कहता हूँ यार इस पाइप में से जो बाकी एप्लीकेशंस हैं लेट से उनको आई कैन एलोकेट 136 KB। मैंने हाइपोथेटिकली एक वैल्यू यहाँ पे रख दी, राइट। और एज्यूम करते हैं कि इस पाइप में से कुछ स्टोरेज या बैकअप की ट्रैफिक भी गुजर रही थी, जो आर्काइविंग बैकअप होता है, लॉन्ग टाइम चलता रहता है वो, राइट।
उसकी स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, और बैकअप अगर 3 घंटे में नहीं 4 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा, इट्स ऑल राइट, राइट। लेकिन जो वीडियो स्ट्रीमिंग है, अगर हमारे लिए वो क्रिटिकल है और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो स्ट्रीमिंग को एडिक्वेट बैंडविड्थ मिले, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि दूसरी एप्लीकेशन जो बैंडविड्थ हंगरी हैं वो हमारे पाइप को चोक ना कर दे। तो व्हाट वी कैन डू कि हम उन एप्लीकेशंस के ऊपर एक अपर लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज सेट अ अपर लिमिट टू दोज एप्लीकेशंस। हम कहते हैं यार फॉर एग्जांपल अगर मेरी बाकी एप्लीकेशंस को आई कैन सेट अ लिमिट ऑफ 136K, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि जो बाकी पाइप है वो मेरे लिए वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा। सर आई होप क्लास इज विद मी ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग बेसिकली हमें बचाती है कि ये ना हो कि कोई एक एप्लीकेशन पूरा का पूरा पाइप जो है वो यूज कर जाए, यूटिलाइज कर जाए। तो हम एक अपर थ्रेशोल्ड बता देते हैं कि यार XYZ ट्रैफिक मैक्सिमम लिमिट लेट्स से 2 MB और 3 MB और 4 MB एज पर आवर डिजाइन। दिस व्हाट इज द आइडिया ऑफ ट्रैफिक शेपिंग, राइट। अब हमारे केस में means over here what we can do कि we can associate our this traffic shaping policy define कर सकते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दो मेन हिस्से होते हैं इसके। एक हिस्सा होता है मैचिंग क्राइटेरिया, कौन सी ट्रैफिक को मैच करना है, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैफिक, कौन सी ट्रैफिक। तो अगर पॉलिसी बेस्ड मेरी है तो आई कैन सेट द सोर्स सबनेट, डेस्टिनेशन, सर्विस, एप्लीकेशन कैटेगरी में लेट्स से मैं कहता हूँ यूट्यूब, और फिर अप्लाई शेपर कब, जब पोर्ट नंबर 1 से ट्रैफिक बाहर जा रही हो। तो शेपर में हम करेंगे क्या, व्हाट वी विल डू, वी विल सेट a specific, we can always set a specific value or specific amount of traffic for a particular traffic, right। अब आपके पास देखो दो तरह के शेपर्स अवेलेबल हैं। मैं जरा प्रैक्टिकली आपको लैब पे उस पे ले जाके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, हम कहते हैं कि इट्स माय पॉलिसी फॉर ट्रैफिक शेपिंग को पॉलिसी में नाम दे देता हूँ, लेट्स से टेस्ट पॉलिसी, या यूट्यूब की पॉलिसी है मेरी। इसमें मैं कहता हूँ यार इफ माय ट्रैफिक मैचेस फ्रॉम माय लोकल सबनेट, राइट, और डेस्टिनेशन कहीं पे भी जा रही है वो, ठीक है, सर्विस एनी कर लें, और एप्लीकेशन के अंदर मैं कह देता हूँ यूट्यूब। एप्लीकेशन के अंदर आई कैन ऑलवेज चूज यूट्यूब। मैंने यूट्यूब एज एप्लीकेशन चूज कर लिया। अब देखो ये क्राइटेरिया मैच होता है तो क्या करो, अप्लाई करो शेपर, ठीक है। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा, पोर्ट 1 से ट्रैफिक बाहर निकल रही है। मेरे पास दो मेन तरह की शेपिंग अवेलेबल है। एक हम कहते हैं शेयर्ड शेपिंग, और एक होती है पर आईपी शेपिंग। क्या डिफरेंस है शेयर्ड शेपिंग में और पर आईपी शेपिंग के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस बिटवीन शेयर्ड शेपिंग एंड पर आईपी शेपिंग। लेट्स से कि मेरे पास एक सबनेट है, 192.168.1.0/24. I know that there are 254 hosts in it. और मैं अगर एक शेयर्ड शेपर कॉन्फ़िगर करता हूं, और लेट्स से कि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो बैंडविड्थ थी इट वाज 500 MB, मैं कहता हूं शेयर्ड शेपिंग 500 MB फॉर दिस सबनेट। अब क्या होगा, 254 होस्ट शेयर करेंगे 500 MB। अब इसमें ऐसा हो सकता है
कि इसमें से 2 आउट ऑफ दीज 254 होस्ट, जो 10 होस्ट हैं वो 50 MB ईच कंज्यूम कर जाएं, तो टोटल 500 हो गया। और बाकी सारे जो हैं 244 दे आर लेफ्ट बिहाइंड, उनके पास कुछ भी नहीं। यानी टोटल सबनेट, टोटल जितने भी होस्ट हैं, दीज वुड बी शेयरिंग दिस मच ऑफ अमाउंट। पर आईपी का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं पर आईपी शेपिंग है 1 MB, और लेट्स से कि मेरे पास 254 होस्ट हैं, तो हर होस्ट, ईच होस्ट विल बी गेटिंग 1 MB ईच, राइट। हर होस्ट को 1 MB मिलेगा। अगर 10 MB में सेट करता हूं, एवरी होस्ट विल गेट 10 MB, नो मैटर अगर मेरे पास 200 होस्ट हैं, सो एवरी होस्ट विल बी गेटिंग 10 MB IP. So this is a difference between shared shaping and per IP shaping. एक और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो शेयर्ड शेपिंग है ये सिर्फ अपलोडिंग के लिए वैलिड है, whereas per IP shaping is valid both for uploading as well as downloading. Sir, class is clear on the difference between shared shaping versus per IP shaping. दो डिफरेंसेस मैंने बताए। एक तो वैसे कॉन्सेप्ट बताया कि शेयर्ड शेपिंग में जो वैल्यू आप डिफाइन करते हो, इट्स बीइंग शेयर्ड अमंगस्ट द होस्ट। अगर मैं यूट्यूब का शेयर लगाता हूं 500 MB का 250 होस्ट के लिए, तो हर एक के से कितनी आएगी? लेस देन 2 MB, तकरीबन 2 MB, राइट। और अगर यूट्यूब का मैं पर आईपी शेपिंग का शेयर लगाता हूं 10 MB का फॉर एवरी वन पर्सन, सिंगल आईपी विल बी गेटिंग 10 MB। और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया, शेयर्ड शेपिंग is only in the uploading direction, उसमें रिवर्स शेपिंग नहीं होती, whereas in per IP shaping supports both uploading as well as downloading। और आप इसको देख सकते हो अभी जो आपका ये एनवायरनमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ शेयर्ड शेपिंग, अब शेयर्ड शेपिंग जैसे मैंने की, शेयर्ड शेपिंग किस पे करो? शेयर्ड शेपिंग करनी है आपने एक खास वैल्यू पे, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, गारंटी 100 KB, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। मैं शेयर्ड शेपर क्रिएट कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट माई शेयर्ड शेपर, राइट। और शेयर शेपर के ऊपर आई कैन ऑलवेज सेट सम वैल्यू, बैंडविड्थ यूनिट में कहता हूँ ट्रैफिक प्रायोरिटी हाई और बैंडविड्थ लिमिट 10 KB, राइट। और मैक्सिमम बैंडविड्थ आप बता देते हो इस पे कि यार इतनी, लेट्स से मैं कहता हूँ यार मैक्सिमम बैंडविड्थ 1000 KB। गारंटेड बैंडविड्थ अगर चाहूँ तो बता उसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स मेक इट सिंपल। यहाँ पर टेस्ट नामी हम कहते हैं जी 1 gig 1 MB सॉरी 1 MB टेस्ट 1 MB एलोकेट करना आपने। और ये जो टेस्ट 1 MB है वो मैंने इसका एसोसिएट कर दिया। सो अब मैंने अप्लाई कर दिया एक शेयर्ड शेपर 1 MB का, वो लोकल सबनेट सारे शेयर करेंगे यूट्यूब के लिए, राइट। यूट्यूब के लिए सब लोग ये 1 MB शेयर करेंगे, राइट। आई कैन मेक इट मोर रियलिस्टिक, राइट। लेट्स मेक इट ऑल्टर कर लेते हैं इसी को, या क्रिएट कर लेते हैं मे बी 1000 MB बैंडविड्थ यूनिट। गिग में भी इट विल मेक आवर जॉब इजी। बैंडविड्थ यूनिट लेट्स से मैं कहता हूँ यार 5 MB should be shared by the local subnet, 5 MB of YouTube, ओके। मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ 5 MB 5 gig, सॉरी नॉट MB, 5 gig शेपर। एक जेनेरिक किस्म का आप शेपर क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसको मल्टीपल टाइम रीयूज भी कर सकें। तो आई कैन ऑलवेज अटैच दिस 5 gig शेपर विद इट, और that's it, right? I can click OK and here it goes. कोई सवाल, any question? टाइम लिमिट means सर टाइम लिमिट नहीं लगा सकता? टाइम लिमिट बिल्कुल लगा सकते हैं, जहाँ शेड्यूल है वह टाइम लिमिट लग जाएगी ना। अब देखिए आपने ट्रैफिक शेपिंग पॉलिसी क्रिएट की ना, तो इसके अंदर आप देखें आपके पास था ना कि क्राइटेरिया जो था, तो मैचिंग क्राइटेरिया, इसके अंदर जहां पे आपके पास शेड्यूल होगा तो ओवर देयर यू कैन ऑलवेज पुट द टाइम लिमिट। जिस सर्विस में भी शेड्यूल होगा, आप देखिए यहाँ मैं शेड्यूल एक्टिवेट कर सकता हूँ ना, तो आई कैन ऑलवेज क्रिएट शेड्यूल ऑफ माय ओन चूजिंग, आई कैन क्रिएट अ शेड्यूल। तो ये पर्टिकुलर
policy, it will be valid for that particular duration. अफाक भाई ये पॉइंट क्लियर है आप कि जहां पर भी आपके पास जिस पॉलिसी में भी शेड्यूल की ऑप्शन होगी तो दैट इज टाइम बाउंड एज वेल, राइट? लेकिन इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट चीज ये वाली थी ना, शेपिंग का कॉन्सेप्ट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ शेपिंग, और दो मेन टाइप्स ऑफ शेपिंग, और उसके अंदर अगर पर आईपी शेपिंग करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है, शेयर्ड शेपिंग करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है। या शेयर्ड शेपिंग और पर आईपी शेपिंग का प्रॉब्लम होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर आपने एक ही फ्लो पे किया तो दैट विल नॉट मेक सेंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? लाल, एक सबनेट है, एक पूरे सबनेट को आप एक वैल्यू दे रहे हो, राइट, ट्रैफिक शेपिंग की पॉलिसी में डिफाइन करके, और अगर उसी सबनेट में फिर आपने अगर पर आईपी बेसिस किया तो वो काम खराब हो जाएगा। तो इट्स वन थिंग दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर, या आप एक सबनेट के ऊपर पूरे सबनेट पे शेयर शेपिंग कॉन्फ़िगर करते हो, या यू गो फॉर द पर आईपी शेपिंग। आई होप इट इज क्लैरिफाइड। चलें सर, नाउ लेट्स वी कैन हैव ब्रेक फॉर a couple of minutes, और उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद आईपीएस, फिर इंटरवेंशन सिस्टम का मॉड्यूल स्टार्ट कर लेते हैं, राइट?
Guys, I'm back. Please confirm presence. Guys, let's resume the session now. अगला मॉड्यूल जो हम कवर करेंगे दैट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस. व्हाट इज इंट्रूजन? इंट्रूजन क्या होता है? इट इज एनीथिंग अनवांटेड, उसको हम इंट्रूजन कहते हैं. एनीथिंग व्हिच इज अनवांटेड इज इंट्रूजन. और यहाँ पर भी जो बेसिक आइडिया है इंट्रूजन प्रिवेंशन का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इट इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स. You have patterns which are there inside IPS of Fortinet, और जो ट्रैफिक गुजर रही है उसमें there is a comparison, और जब पैटर्न मैच होता है, मीन सिग्नेचर मैच होता है, तो जो भी एक्शन आपने उस सिग्नेचर के अगेंस्ट डिफाइन किया होता है दैट एक्शन इज ट्रिगर्ड. आईपीएस के सिग्नेचर्स में और एप्लीकेशन डिटेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखें, जो आईपीएस के सिग्नेचर्स हैं दे इंक्लूड दी पेलोड एज वेल एज हेडर. वो हेडर भी देखता है और पेलोड को भी देखता है, दोनों चीजें शामिल होती हैं. और जो एप्लीकेशन डिटेक्टर्स हैं, जैसे पहले हमने मॉड्यूल देखा, उसके अंदर जो आपके सिग्नेचर्स या बाइनरी पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली जो उस आरएफसी, उस एप्लीकेशन की आरएफसी का बिहेवियर होता है वो उसके मुताबिक बने होते हैं. तो आईपीएस को हम नॉर्मली जब आईपीएस एनेबल करते हैं तो हम नॉर्मली ये भी कहते हैं कि वी हैव एनेबल्ड डीप पैकेट इंस्पेक्शन. हमने डीप पैकेट इंस्पेक्शन एनेबल कर दी. आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज प्री डिफाइंड सिग्नेचर डेटाबेस, और यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइजेबल सिग्नेचर्स. आप अपने सिग्नेचर्स भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड. तो आप प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स कर लो, अपने सिग्नेचर्स क्रिएट कर लो, और एक और चीज भी है उसको हम कहते हैं सिग्नेचर ट्यूनिंग. आप जो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर्स हैं उनको ट्यून भी कर सकते हो. यू कैन ट्यून द एग्जिस्टिंग सिग्नेचर्स एज पर योर ओन नीड्स. So these are three options which are available with you with regards to IPS. You can use the predefined database. हम देखेंगे अभी. You will find that there are 8 preloaded IPS sensors. 8 categories आपकी IPS sensors की बनी हुई हैं. आप उनको as it is इस्तेमाल कर सकते हो. You can create your own category of IPS sensor, right? और जिसके अंदर predefined use कर लो, कुछ signatures को ट्यून कर लो, कुछ उसमें अपने नए खुद signatures बना के ऐड कर लो. It can be a combo. बेसिकली जो आईपीएस है, जब सिग्नेचर्स आप करते हो और अनेबल करते हो तो इट गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट जीरो डे अटैक, इंक्लूडिंग malware एंड वेरियस vulnerabilities. देखो, ये जीरो डे अटैक और डॉस अटैक और malware vulnerabilities के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता कैसे है? हाउ इट गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट? सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेट बेस्ड सिग्नेचर्स. रेट बेस्ड सिग्नेचर का मतलब होता है आप सिग्नेचर क्रिएट करते हो एंड यू कैन ऑलवेज सेट अ पर्टिकुलर रेट टू इट कि यार ये एक सिग्नेचर है, ये 1 सेकंड में या 5 सेकंड में अगर मिसाल के तौर पे 50 दफा ट्रिगर होता है तो इट्स एन अलार्म. काफी क्रिटिकल चीज है विच विल लीड कि यार दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डॉस अटैक, और एक ऐसा अटैक है विच इज नॉट नोन. तो एक बात क्लास ध्यान में रखें कि जीरो डे अटैक क्लासिकली स्पीकिंग कोई भी वेंडर मिटिगेट नहीं कर सकता, ना ही वो क्लेम करते हैं. देयर इज वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी व्हिच इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी. क्या आप नजर रखते हो सस्पिशियस एक्टिविटीज पे, जरूरत पड़ने पे यू कैन सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द सैंडबॉक्सिंग फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, और फिर बेस्ड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस यू कैन ऑलवेज ब्लॉक जीरो डे अटैक. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इनिशियली आपने उसको अलाउ कर दिया, बट बेस्ड ऑन द बिहेवियर एनालिसिस, बेस्ड ऑन द वॉच, कांस्टेंट वॉच, आप फिर अकॉर्डिंगली कुछ देर के बाद मे बी आफ्टर 1 day और 2 day डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद देखते हो कि यार द बिहेवियर इंडिकेट्स कि यार दिस इज समथिंग जीरो डे. मैंने जिस तरह को बताया कि 8 आपके पास आईपीएस सेंसर्स जो हैं वो
प्री डिफाइंड हैं. You can customize these sensors or you can create your own sensors and then you can apply them to the firewall policy, जो कि हमारा एक नॉर्मल होता है कि आईपीएस प्रोफाइल क्रिएट करें, उसको अप्लाई करते हैं पॉलिसी के साथ. आईपीएस सेंसर के अंदर भी आपके पास आईपीएस फिल्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह एप्लीकेशन फिल्टर्स थे, यहाँ पर भी आपके पास वो फिल्टर वाली ऑप्शन अवेलेबल है. फिल्टर इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सिग्नेचर एट्रीब्यूट्स. जिस तरह वहाँ पे फिल्टर थे, आपके पास एप्लीकेशन फिल्टर्स थे, आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया, उसने आपको उन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक जो पूल ऑफ ऐप डिटेक्टर से उनको इकट्ठा कर दिया. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है फिल्टरिंग का कि यू सिंपली सेट द क्राइटेरिया एंड देन यू कैन ग्रुप दोस सिग्नेचर्स टुगेदर. Signatures that have all the attributes are included in the IPS filter. अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज इस तरह से है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लिनक्स सर्वर है, उसके ऊपर अपाची वेब सर्वर रन हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज ग्रुप, यू कैन ऑलवेज स्पेसिफाई दीज टू क्राइटेरिया, सो अकॉर्डिंगली जो सिग्नेचर्स है उनको ग्रुप करके आपको दिखा देगा. So FortiOS gives you option to configure IP sensors based on signatures, filters, outgoing connections to botnet sites. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि फोर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो कि आपके इंटरनल कॉम्प्रोमाइज होस्ट होते हैं, दे विल ट्राई टू बेसिकली एस्टैब्लिश कनेक्शन विद देयर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर. तो ऐसे कनेक्शंस को भी with the help of this IPS module you can mitigate. It's a service which requires updates, or you can configure them to receive 2 hour by default time होता है, आप इस टाइम को चेंज कर सकते हो, राइट. जरूरत से हाईली एसेंशियल जो ट्रेंड है उसमें आप इट्स ऑल कंप्लीट कैनवस जो कि जिसको वो यूज कर रहे हैं हैकर्स जो हैं, तो दैट्स व्हाई यू नीड आईपीएस प्रोटेक्शन. दो टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं, एक्सप्लॉइट एंड एनोमली. अब एक्सप्लॉइट की हद तक तो मैं एग्री करता हूँ इस डेफिनेशन से जो फोर्टिनेट दे रहा है, लेकिन एनोमली बार डिफरेंट वेंडर्स दे डिफाइन एनोमली इन देयर ओन वे. तो फोर्टिनेट ने भी एनोमली को अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ है. एक्सप्लॉइट की बात जो है वो ठीक है. एक्सप्लॉइट इज सम नोन वल्नरेबिलिटी. कोई वीकनेस है किसी एप्लीकेशन के अंदर और आप उस वीकनेस का फायदा उठाते हैं, दिस व्हाट इज एक्सप्लॉइट. और वो जो वीकनेस क्योंकि नोन होती है तो इसलिए इट्स अ कंफर्म टाइप ऑफ एन अटैक, राइट. डिटेक्टेड व्हेन अ फाइल और ट्रैफिक मैचेस अ सिग्नेचर पैटर्न. अब आपके पास आईपीएस के सिग्नेचर्स हैं, आपके पास एंटीवायरस के सिग्नेचर्स हैं, आपके पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के सिग्नेचर्स हैं. इन सिग्नेचर्स में से जिसके साथ भी फाइल या ट्रैफिक पैटर्न मैच हो जाता है तो वी कैन से कि वेल पैटर्न हैज बीन मैच्ड. अब जो भी एक्शन आपने डिफाइन किया है वो दैट एक्शन विल डिक्टेट कि ट्रैफिक के साथ क्या करना है. तो एक्सप्लॉइट प्राइमरीली इज अ कंफर्म्ड अटैक. इसको हम कह सकते हैं इट्स अ नोन अटैक. आप जानते हो कि हाँ यार there is a problem because we know the vulnerability. एक एप्लीकेशन में vulnerability है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो it's a type of a confirmed attack. जो anomaly है, anomaly by worldly definition it is के anything other than normal से हट के. जब ऐसी बात होती है तो उसको हम ये भी कहते हैं कि anomaly is normally detected by behavior analysis. आप एक नॉर्मल बिहेवियर अपने सामने रखते हो and based on that normal behavior you can detect anomaly. It can be a 0-day attack or it can be a DOS attack. नॉर्मली जो चीज़ें हमें हेल्पफुल होती हैं एनोमली डिटेक्शन के अंदर, उसमें आपके पास डिनाइल ऑफ सर्विस पॉलिसीज हैं, आप प्रोटोकॉल बेस्ड इंस्पेक्शंस हैं और रेट बेस्ड आईपीएस सिग्नेचर्स हैं. रेट बेस्ड आईपीएस सिग्नेचर का मतलब ये एक पैटर्न है और आप उस पर रेट लगा देते हो कि यार ये पैटर्न अगर 1 सेकंड में 10 दफा ट्रिगर होता है, मैच होता है, तो इट्स अलार्मिंग, राइट. बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये ट्रैफिक हिट्स अगेंस्ट दिस पैटर्न शुड नॉट एक्सीड 1 और 2, ये नॉर्मल बिहेवियर है. तो अगर 10 दफा वो हिट हो रहा है या 50 दफा हिट हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो इट इज समथिंग एबनॉर्मल अदर देन नॉर्मल, तो इसको हम एनॉमली में लेंगे. एबनॉर्मली हाई रेट ऑफ ट्रैफिक जो कि डॉस या फ्लड अटैक की सूरत में हम फेस करते हैं, दैट इज आल्सो रिगार्डेड एज एनॉमली. आईपीएस फ्लो बेस्ड डिटेक्शन करता है. पहले बताया आपको, इट अगेन हैज रिपोजिटरी ऑफ सिग्नेचर्स, सिग्नेचर डेटाबेस है. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है प्रोटोकॉल डिकोडिंग. प्रोटोकॉल डिकोडिंग क्या होती है एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. देखो, आपके पास जब ट्रैफिक आती है
तो आईपीएस इंजन जो है उसने तो डिटेल्ड इंस्पेक्शन इसकी करनी है, लेकिन उससे पहले अक्सर वेंडर्स ऐसा करते हैं कि ट्रैफिक को प्रोटोकॉल डिकोडर से गुजारते हैं। प्रोटोकॉल डिकोडर क्या करता है? ये प्रोटोकॉल डिकोडर ये करता है कि अगर प्रोटोकॉल बेस्ड अनोमलीज हो ना, उनको ये फिक्स कर देता है। अब सवाल ये है कि ये प्रोटोकॉल बेस्ड अनोमलीज क्या होंगी? व्हाट वुड बी द प्रोटोकॉल बेस्ड अनोमलीज? सर, प्रोटोकॉल बेस्ड अनोमलीज हो सकती हैं कि अगर आपके फॉर एग्जांपल मल्टीपल एचटीटीपी के हेडर हैं, आपको पता है भाई एक पेलोड है उसके ऊपर एक एचटीटीपी का हेडर होगा, अगर 3 हेडर लगे हुए हैं, दिस इज अनोमली, राइट? अगर इसी तरह आपको पता है यार एक वेब सर्वर है, वो आपको जो है वो वेब सर्वर विल ऑलवेज सेंड पोस्ट रिस्पॉन्सेज, वो पोस्टे करेगा, वो गेट नहीं कर सकता। या एक वेब क्लाइंट है, तो वेब क्लाइंट अगर पोस्ट कर रहा है तो इट्स रॉन्ग, बिकॉज वेब क्लाइंट को गेट रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए ना। इस तरह की प्रोटोकॉल बेस्ड अनोमलीज या आपकी इस तरह की रेगुलरिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि टू मेनी एचटीटीपी हेडर्स हैं, कोई बफर ओवरफ्लो की अटेम्प्ट हो रही है, राइट? ये सारी चीजें जो हैं, इनको प्रोटोकॉल डिकोडर फिक्स करता है। इट फिक्स दैट दैट malformation और इनवैलिड कमांड्स। फिक्स करने का उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि वो प्रोटोकॉल एनोमलीज को फिक्स करके नला दुलाकर पैकेट को जो है ना आईपीएस सेंसर के हवाले करे, आईपीएस इंजन के हवाले करे कि तू अपना काम कर। ये ना हो कि गलती हो प्रोटोकॉल की, डिसऑर्डर हो प्रोटोकॉल का। भाई अगर फ्रैगमेंटेशन हुई है और उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लैग्स है वो मिसिंग है या वो रीअरेंज सही नहीं हुए, तो ये प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम है, ये लाजमी नहीं है कि वो पैकेट मैलिशियस हो। तो प्रोटोकॉल डिकोडिंग क्या करता है? इट बेसिकली डिकोड्स और बेसिकली पैसेस द प्रोटोकॉल और देखता है कि प्रोटोकॉल के कौन से हिस्से जो हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे, राइट? और फिर उसके मुताबिक इट विल टेक द एक्शंस, इट विल ट्राई टू बेसिकली परफॉर्म दी दैट चेक्स एंड फिक्सेस जितना वो कर सकता है, फिर देन इट विल हैंड ओवर द इंफॉर्मेशन टू द आईपीएस इंजन। सर, आपके पास हमने देखा कि फोर्टिगेट के भी आईपीएस के कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट डेटाबेस होता है और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट हर 2 घंटे के बाद अपडेट्स आते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉन्फ़िगर टू एक्सेप्ट द ट्रिगर्ड अपडेट्स, जैसे ही वो जनरेट होते हैं दोस कैन बी एक्सेप्टेड। आपके पास ऑप्शन है कि आप सिग्नेचर डेटाबेस रेगुलर भी चूज कर सकते हो, जिसमें कि एक बेसिक लेवल के सिग्नेचर्स होंगे, एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एक्सटेंडेड आईपीएस सिग्नेचर पैकेज। उसके लिए आपको यहीं पे ऑप्शन सिस्टम फोर्टिगार्ड के अंदर इनेबल करनी पड़ती। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो आईपीएस के सिग्नेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में होना कोई अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि जी मेरे आईपीएस जो है उसके अंदर इट हैज 30,000 सिग्नेचर्स। अब 30,000 सिग्नेचर्स का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रैफिक आएगी वो इन सारे पैटर्न्स के अगेंस्ट प्लेस की जाएगी। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको काइंडली नोट कीजिएगा कि आईपीएस के अंदर जो सिग्नेचर्स होते हैं और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर आपके पॉलिसी रूल्स होते हैं, उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि जब सिक्योरिटी पॉलिसीज एवेलुएट हो रही होती है तो इट इज टॉप डाउन, फर्स्ट मैच एंड देन देयर इज अ फुल स्टॉप। आपका जहां मैच होता है जिस पॉलिसी पे, वहां ब्रेक लग जाती है, बाकी पॉलिसीज आपकी इवैल्यूएट नहीं होती। लेकिन ये जो आईपीएस का डेटाबेस है, इसमें क्या होता है कि पैटर्न आता है, वो जितने एक्टिव सिग्नेचर्स हैं डेटाबेस के अंदर उन सारों के अगेंस्ट मैचिंग क्राइटेरिया कंडीशनिंग जो है वो होती है। अगर वो लेट से आउट ऑफ 30,000 वो सेकंड 2100 सिग्नेचर्स के मैच हो गया है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, तो ये नहीं होगा कि उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। इट विल कैरी आउट द साइकिल, वो कंप्लीट 30,000 एक्टिव सिग्नेचर्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट होगा। और ऐसा हो सकता है कि वो जो पैटर्न आ रहे हैं वो मल्टीपल सिग्नेचर्स को ट्रिगर करे। अगर लेट से 4 सिग्नेचर्स को उसने ट्रिगर किया, उनमें से एप्लीकेबल कौन सा होगा जिसका एक्शन सबसे ज्यादा सख्त है? भाई एक सिग्नेचर के अगेंस्ट आपने एक्शन डिफाइन किया हुआ है रीसेट, एक का किया हुआ है ब्लॉक, एक का किया हुआ है मॉनिटर, तो विच इज द टफेस्ट पनिशमेंट? टफेस्ट पनिशमेंट इज ब्लॉक।
तो out of those 3 or 4 matches it will go for the toughest order punishment, right? अब यहाँ पे आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर आपके पास 30,000 signatures एक्टिव हैं तो बहुत ज्यादा सिग्नेचर डेफिनेटली दैट विल इंपैक्ट परफॉर्मेंस. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सिग्नेचर्स कम एक्टिव करें, आपके सिग्नेचर्स आईपीएस के अंदर एडिक्वेट होने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट. इसकी एग्जांपल आपको देता हूं. आपके एनवायरनमेंट के अंदर लेट्स से लिनक्स का कोई सर्वर नहीं है, यू डोंट हैव एनी सर्वर ऑफ लिनक्स, और आपके लेट्स अज्यूम 30,000 के, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा फोर्टिनेट में 30,000 है, 30,000 सिग्नेचर्स में से लेट से 5,000 सिग्नेचर्स जो थे वो लिनक्स की वल्नरेबिलिटीज के ऊपर बेस कर रहे हैं कि लिनक्स के अंदर जो वीकनेसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के, राइट? तो 30,000 में 5,000 ही हैं. अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके एनवायरनमेंट में लिनक्स के सर्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो क्या ये 5,000 जो इस सिग्नेचर डेटाबेस के हैं के अंदर हैं, क्या इनको एक्टिव होना चाहिए? नो, दी शुड बी डिसेबल्ड. तो क्लास को बात समझ आ रही है? सो दिस इज व्हाट इज अ पॉइंट कि आप जब, और इस चीज को हम कहते हैं कि आईपीएस ट्यूनिंग, सबसे ज्यादा ट्यूनिंग हमें आईपीएस की चाहिए होती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर, क्योंकि ये डबो देता पकड़ के. अगर आप कहते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा सिग्नेचर एक्टिव करूंगा, आप डेफिनेटली विल फेस द हिट. आपको हिट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और कई दफा ऐसा होता है कि वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं रहती. आप कहते हो निकालो इसको तो चल ही कुछ नहीं रहा, राइट? So this is what is the importance of sorting out. You must create the appropriate, you must tune the IPS as per your operational environment. आप व्यू कर सकते हैं आईपीएस के सिग्नेचर्स. लेट्स गो टू द FortiGate and let's see that. उसके बाद we can always go through a couple of slides. Let's get back to our sensor again. तो आप कहाँ पे इसको व्यू करते हैं? अगेन इन द प्रोफाइल्स, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स. अगर आप आईपीएस पे जाओ तो एज आई मेंशन्ड दैट देयर आर अराउंड 8 की माय आईपीएस प्रोफाइल मैंने खुद एक क्लास में क्रिएट किया हुआ है. लेट मी जस्ट डिलीट इट. बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो दीज आर 8 आईपीएस सेंसर्स, और हर एक के अंदर आपके ग्रुपों में सिग्नेचर्स. यू कैन सी दिस इज आईपीएस सेंसर फॉर handling HTTP server side vulnerabilities. This will protect the email servers. This will protect the client based attacks. These are for the high security, low security vulnerabilities. इसका grouping आपकी हुई है यहाँ पे. और ये all default, for example, अगर मैं all default में जाता हूँ and if I want to edit it, तो you can see कि यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी एडिटिंग की थी. लेट मी जस्ट शो यू दैट कि इट्स ऑल क्लीन, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता. दिस इज दिस ऑन एंड दिस गोस ऑफ, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ऑल डिफॉल्ट में आप अगर जाते हो आईपीएस सेंसर ऑल डिफॉल्ट के अंदर, यू विल फाइंड signatures over here, and if I want to basically view the signatures, तो यहाँ पर I can click on view IPS signatures. And here it goes. You can see that there are around 5,864 IPS signatures जो कि आपके इस ट्रायल वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं. Obviously by default the overall the figure will be more. अब यहाँ पर आप देखो कि this is a signature name. उसके बाद आपके पास ये कोड है, सिग्नेचर कोड है, राइट? फिर आपके पास एक्शन है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर टारगेट है, फिर सिवियरिटी लेवल है, राइट? उसी तरह से यू कैन ऑलवेज यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज. आप इनमें से कुछ सिग्नेचर्स को ऑल्टर करना चाहते हैं, मींस इनके बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बाय डिफॉल्ट किसी का ब्लॉक है, आप उसको अलाउ करना चाहते हैं, आप मॉनिटरिंग पे रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. दिस व्हाट इज नोन एज सिग्नेचर ट्यूनिंग, राइट? I can create a new signature altogether. एक नया IPS signature आप बना सकते हो using PCRE format, right? Pattern बनाकर उसको यहाँ पर आप मैच करवाओ, right? That option is also there.
फिर आप जो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर्स हैं उनको ट्यून कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू आईपीएस सेंसर, तो आप क्रिएट न्यू करते हो. यू से कि इट इज माय आईपीएस, और इसके अंदर आई कैन ऑलवेज ऐड डिफरेंट सिग्नेचर्स. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरे मिलिशियस यूआरएल्स को ब्लॉक करो, और क्रिएट न्यू करके आई कैन ऑलवेज ऐड signatures out of total database. For example, मेरे पास ये अगर मैं एक ऐड सिग्नेचर करता हूँ, नॉट फिल्टर, फिल्टर तो बाद में पढ़ेंगे, ऐड सिग्नेचर करता हूँ, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई वांट कि मेरे पास ये 3C डैम्यून के टोटल कितने सिग्नेचर्स हैं. आई वांट टू फिल्टर 3C डैम्यून. FTP का है, FTP. So let me just search this. ओके, अब फॉर एग्जांपल ये वाला सिग्नेचर है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ. तो उसके लिए आई वुड बी क्लिकिंग ऑन दिस ऐड सेलेक्टेड, और एक्शन इसका whether I want to use the default action or I want to change. मैं कहता हूँ यार I want to change. डिफॉल्ट एक्शन इसका ब्लॉक था, और लेट्स से मैं कहता हूँ लेट्स मेक इट रीसेट, राइट. चेंज किया इसका, और पैकेट लॉकिंग एनेबल कर देता हूँ इस पर. स्टेटस अगर इसका डिफॉल्ट है, जो वैल्यूज की थी, आई कैन मेक इट कि इसको एनेबल करो. और इफ आई वांट तो कुछ आईपीस के ऊपर से मैं एग्जेम्पशन क्रिएट कर सकता हूँ कि डोंट अप्लाई दिस ऑन दिस पर्टिकुलर आईपी. नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर वाले या F5 लोड बैलेंसर वाले जो आईपीज हैं उनको हम एक्सक्लूड करवा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स आईपी, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ 1111/24 को मैं कह रहा हूँ कि इसको आईपी एग्जेम्पशन लिस्ट में डाल दो, राइट. मींस ये वाला सिग्नेचर जो है उसके ऊपर इसको उसको इस आईपी के अगेंस्ट चेक नहीं करना, राइट. सो आई विल क्लिक ओके. सो आई जस्ट एडेड वन सिग्नेचर ओवर हियर. इसका एक्शन मैंने रीसेट कर दिया, राइट. एंड बॉटनेट स्कैन आउटगोइंग कनेक्शंस टू बॉटनेट साइट्स, आई कैन से बाय डिफॉल्ट ये है डिसेबल. आई कैन से कि ओके अगर कोई मिलता है तो उसको ब्लॉक कर दो, एंड आई विल से ओके टू इट. तो अब देखो मैंने अपना एक आईपीएस सेंसर क्रिएट कर लिया. क्रिएटेड माय ओन आईपीएस सेंसर, जिसमें मैंने बड़े लिमिटेड सिग्नेचर्स एक्टिवेट किए. मैंने जस्ट एक्टिवेटेड ओनली वन सिंगल सिग्नेचर. और अप्लाई करने का तरीका इट इज सेम. वी कैन गो टू पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स, और पॉलिसीज में जाकर इसको एज प्रोफाइल हम अटैच कर लेंगे. इफ यू सी ओवर हियर, आपके पास ये आईपीएस प्रोफाइल है. सो एक डिफॉल्ट प्रोफाइल था, एंड दिस माय ओन आईपीएस प्रोफाइल. तो जो आईपीएस प्रोफाइल में मेरा अपना था, मैंने उसको पॉलिसी के साथ एसोसिएट कर लिया. जिस तरह आपके पास ऑप्शन थी एप्लीकेशन डिटेक्टर्स के अंदर कि यू कैन ऐड द सिग्नेचर्स और यू कैन ऑलवेज क्रिएट फिल्टर्स, वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है आईपीएस के अंदर भी. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट. लेट्स गेट बैक अगेन टू आईपीएस, और यही वाला एडिट कर लेते हैं, माय आईपीएस एडिट. और इसमें लेट्स से नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फिल्टर. तो क्रिएट न्यू करता हूँ, और फिल्टर है. और अभी यहाँ पर फिल्टर में उसी तरह कैटेगरीज होंगी जिस तरह हमने एप्लीकेशन डिटेक्टर में देखा था. क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, सेवेरिटी वाइज, फिर आपके पास प्रोटोकॉल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है,
राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ यार ऐसा करो कि जो रेडियस है या टेलनेट है, टेलनेट ग्रुप कर दो, सिप बेस्ड सिग्नेचर्स ग्रुप कर दो। अब देखो यहाँ पे जिस तरह मैं ऐड करता जा रहा हूँ उस तरह मेरे इस फिल्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ आईपीएस सिग्नेचर्स की तादाद बढ़ती जा रही। तो इन दिस वे आई कैन ऐसे कि यार लिनक्स बेस्ड जो हैं उनको ऐड कर लो। एप्लीकेशंस में आई विल से कि ओके गो फॉर द मैसेंजर, आईएम ऐड कर लिया। कैटेगरी वाइज दो अपने अलग कर लिए एंड I will say okay to it. So in this way I can create a filter, right? और इसमें भी precedence उसी तरह से ही है कि जो individual IPS signature है that has the highest precedence, उसके बाद filter और उसके बाद बाकी categories के अंदर जो आपके पास signatures हैं उनकी टर्न आती। अच्छा, जिस तरह हमने अभी IPS को देखा, इसी तरह से आपके भी है, you have protection against DOS attacks. DOS अटैक क्या होता है? व्हाट इज अ DOS अटैक? एक पर्टिकुलर सर्वर है, लेट्स से इट्स अ वेब सर्वर। अगर वो वेब सर्वर अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा, उसकी रिसोर्सेज कंज्यूम हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दिस दैट वेब सर्वर इज अंडर DOS अटैक बिकॉज समवन हैज डिनाइड दैट सर्वर टू डिलीवर हिज लेजिटिमेट सर्विसेज। नॉर्मली DOS अटैक में जो अटैकर क्या उसकी एंडेवर क्या होता है कि इट विल ट्राई टू कंज्यूम हिज रिसोर्सेज, रैम को कंज्यूम करेगा, सीपीयू कंज्यूम करेगा, पोर्ट नंबर्स को कंज्यूम करेगा, और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो जिस लेजिटिमेट पर्पस के लिए वो सर्वर है वो सर्विस वो डिलीवर ना कर सके, राइट? दैट इज द बेसिक आइडिया, बेसिक थीम। आपके पास 40 ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग अटैक्स है, फिर आपके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट होस्ट स्वीप्स, पोर्ट स्कैनिंग, पैकेट बेस्ड अटैक्स, मींस ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको ग्रुप दिखाऊं इसका, तो मींस जो डॉस अटैक जिनको ये प्रिवेंट करता है, टीसीपी सिंक फ्लड अटैक, आईसीपी स्वीप अटैक, आईसीएमपी स्वीप अटैक, टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग अटैक, टीसीपी सिंक फ्लड अटैक में नॉर्मली होता क्या है कि जो अटैकर है वो सिंक मैसेज भेजता है और सर्वर बेचारा जो है वो जवाब में सिंक एग भेजता है, लेकिन जो अटैकर है वो दोबारा रिटर्न में एग नहीं सेंड करता। तो इस तरह ये कनेक्शन हाफ ओपन रह जाता है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक कनेक्शन भी कहते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन जो है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टीसीपी सिंक फ्लड अटैक। हम भी कर सकते हैं कि वी कैन ऑलवेज लिमिट द, और अगर इस तरह के वो मल्टीपल सिंक मैसेज भेजी जाए और जवाब में सर्वर सिंक एग भेजी जाए और सेशन वो हाफ ओपन रहे, तो इस तरह से इन दिस वे द रिसोर्सेज ऑफ द सर्वर वुड बी कंज्यूम्ड, और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो मजीद लेजिटिमेट रिक्वेस्ट रिसीव करने की काबिल नहीं रहता। तो वी हैव टू पुट अ लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इनफैक्ट अभी आप देखोगे कि आपके पास जो जितने भी प्रोटेक्शन है डॉस के अंदर, डॉस पॉलिसी में, वो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है इट इज ऑन द थ्रेशोल्ड। मुख्तलिफ तरह के जो अटैक्स हैं उसके लिए यू कैन स्पेसिफाई द थ्रेशोल्ड, टोटल नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड वो आप स्पेसिफाई करते हो। दिस इज व्हाट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉस। ऑटोमेटिकली यार डॉस अटैक करेगा मिटिगेट अगर आपने पॉलिसी डिफाइन की होगी। डॉस की पॉलिसी है, डॉस एज अ पॉलिसी, अगर आपने डॉस की पॉलिसी डिफाइन की होगी ओके देन इट विल डू दैट। ये नहीं कि आप बगैर कॉन्फ़िगरेशन के, यू हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डिनायल सर्विस प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखो आपके पास यहाँ पर IPv4 डॉस पॉलिसी की ऑप्शन है। Yes, if you have configured a policy, okay, then it will perform that job. For example, we can always create a DOS policy. अब DOS policy के अंदर जो अहम चीज है वो देखने वाली ये है कि यार वो किस तरह की प्रोटेक्शन देता है या किन चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। जस्ट सी लेयर 3 के एनोमलीज में IP सोर्स सेशन, IP डेस्टिनेशन सेशन, एक्शन क्या, डिसेबल ब्लॉक मॉनिटर। अब मैं यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड बता देता हूँ कि IP सोर्स सेशन और मैं कहता हूँ ब्लॉक,
5,000 से ज्यादा अगर सोर्सेज आती हैं आईपी की, सेशंस आते हैं एक आईपी से, उसको ब्लॉक कर दो। तो मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग द लिमिट, राइट। एक सिंगल डेस्टिनेशन तक पे अगर लेट से कोई वैल्यू हमें डिफाइन कर दो, इतनी हिट्स आती हैं एक दम से, उस वक्त तक एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर आती है तो ब्लॉक कर दो। तो एक्चुअली DOS attack is nothing, configuration against DOS prevention is nothing but to define the thresholds, डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रेशोल्ड्स आप डिफाइन करते हो, कट ऑफ लिमिट आप डिफाइन करते हो, तो इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर गया तो देन यू कैन स्पेसिफाई अ स्टिफ एक्शन, राइट। दिस इज व्हाट इज द DOS पॉलिसी या DOS प्रिवेंशन इनसाइड योर FortiGate। कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन? अब ये इनका व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के जो हैं, अगर आप देखो तो द नेम्स आर वेरी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव किस्म के नाम है। एक दफा जरा क्विकली देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कि आईपी सोर्स सेशन, if the number of concurrent IP connections from one source IP exceeds the configured threshold, the action is executed, right? इस तरह IP destination session, if the number of concurrent IP connections to one destination IP exceeds configured threshold, action is executed. ICMP flood में भी यही है, total number of ICMP packets sent to one destination, उसका आप threshold बता देते हो। ICMP sweep, अगर आपका एक सोर्स आईपी से खास नंबर ऑफ ICMP पैकेट्स जो हैं एक्सीड कर रहे हो, ओके, ये वाला थ्रेशोल्ड आ जाएगा। तो इस तरह से दिस इज द नॉर्मली नेम, और अकॉर्डिंगली जो आपने चीज ध्यान में रखनी है उसमें यहाँ पर एक्चुअली ख्वाजा DDoS जो है ना यार, यही तो जो हमने अभी बात की वो DOS था, राइट। तो DDoS क्या, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड DOS? भाई अगर एक अटैकर और एक सर्वर है तो इट इज DOS अटैक। अगर मल्टीपल अटैकर्स हैं और एक सर्वर है तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड DOS। तो प्रोटेक्शन तो इसकी एक ही है ना, क्या आप थ्रेशोल्ड डिफाइन करो। अब वो थ्रेशोल्ड एक बंदा सेंड कर रहा है या मल्टीपल एक साथ सेंड कर रहे हैं, मल्टीपल एक साथ सेंड करेंगे तो वो थ्रेशोल्ड जल्दी अचीव हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअली जो DOS प्रिवेंशन पॉलिसी है, इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट DDoS एज वेल। बात समझ आई है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास ना यहाँ पर WAF की ऑप्शन भी है। यू हैव ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। FortiGate WAF की फैसिलिटी भी आपको देता है। अब यहाँ पर WAF एक अजीब बात लगती है कि हमें WAF की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अगर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है तो फिर हमें एक्सप्लिसिटली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की जरूरत क्या है। क्लास के इल्म में यकीनी तौर पे ये होगा कि जो टॉप ऑफ द लाइन WAF फायरवॉल है वो आपकी F5 की ASM है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। F5 का LTM मॉड्यूल, लोड बैलेंसर प्लस ASM, ये मिल के कॉम्बिनेशन बनता है। नहीं, क्लाउड के लिए नहीं, हम ये बात करें लोकल इसकी प्रेमिसेस की, नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड। ASM plus LTM, right? It's a combination. That is the best rated web application firewall. देखिए, एक बड़ा कॉमन चीज आपके ज़हन में आनी चाहिए कि जब हमारे पास इतने वेंडर्स की नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, फोर्टिनेट की है, पैलो आल्टो की है, चेक पॉइंट की है, सिस्को की है, जुनिपर की है, तो फिर हमें WAF की जरूरत क्या है? Why we need WAF? कोई बता सकता है आउट ऑफ यू, एनीवन, कि why we need वेब एप्लीकेशन फायरवॉल? क्यों चाहिए हमें WAF? जी, एनी गेस यार? यार बफर ओवरफ्लो तो नहीं हो गए हैं? आई होप कि अच्छा, इसके अलावा फौजान, मतलब ये देखो ना, क्वेश्चन तो एक आता है ना ज़हन में कि सर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है टॉप ऑफ द लाइन वेंडर्स की, लेकिन फिर भी WAF क्यों चाहिए? उनकी मौजूदगी में WAF क्यों चाहिए? देखो, ये जितनी फायरवॉल्स है ना, ये आपको ना बेसिकली खास तौर से वेब के हवाले से,
जो प्रोटेक्शन देती है ना, वो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट वेब क्लाइंट। अब वेब के पर्सपेक्टिव में देयर आर टू मेन प्लेयर्स, एक आपका वेब सर्वर है और दूसरा आपका वेब क्लाइंट है। मेजॉरिटी ऑफ द फायरवॉल्स जो अवेलेबल हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे रही होती हैं अगेंस्ट द अटैक्स फॉर प्रोटेक्टिंग वेब क्लाइंट। वेब सर्वर प्रोटेक्शन के लिए बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस उनके पास होती हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हम पढ़ेंगे यूआरएल फिल्टरिंग को, वेब फिल्टरिंग को, यूआरएल फिल्टरिंग को। ये यूआरएल फिल्टरिंग क्या कर रही होती है, व्हाट दिस इज डूइंग? आप बताते हो ये मैलिशियस यूआरएल्स को एक्सेस नहीं करना, यही कर रहे होते हैं ना। तो उसमें प्रोटेक्शन किसको मिल रही होती है? वेब क्लाइंट को। यू गेटिंग द पॉइंट? जो 40 वेब है या वेब सिक्योरिटी अप्लायंस है, राइट, वेब सिक्योरिटी गेटवेज हैं, ये सारे के सारे किस चीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? ये एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं वेब क्लाइंट को, कि क्लाइंट XYZ यूआरएल को एक्सेस ना करे। वेब सर्वर के प्रोटेक्शन जो है ना, उसके लिए जो चीज चाहिए हमें, वो चाहिए वेब सर्वर अटैक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू वेब क्लाइंट अटैक्स, राइट। अब वेब सर्वर अटैक्स के अंदर क्या चीजें शामिल हैं, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन वेब सर्वर अटैक्स? उसमें से कुछ आपके कॉमन किस्म के जो अटैक्स हैं वो दे इंक्लूड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, right? Cross site scripting attack is one of the attacks which is termed as server side attack, right? ये होता क्या है, what is this cross site scripting? सर मिसाल के तौर पे आपका एक वेब सर्वर है and it's a legitimate server, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन सर्वर है और इसके clients हैं. For example, this is web server and it has legitimate clients और ये क्लाइंट्स जो है बेसिकली सर्व हो रहे हैं सर्वर से। और इस अटैक में होता ये है कि यू हैव अटैकर, और ये अटैकर भाई साहब करते ये हैं कि ये इस वेब सर्वर के ब्राउजर के अंदर मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हैं। अब इस क्लाइंट को नहीं पता होता कि ये वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो इसको नॉर्मल तरीके से एक्सेस करता रहेगा। अकॉर्डिंगली जो कोड है वो इस वेब सर्वर से होता हुआ इस क्लाइंट के पास चला जाएगा। बेसिकली इस अटैकर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था वो यही क्लाइंट था, लेकिन उसने ये क्रॉस साइट अप्रोच अपनाई, उसने डायरेक्ट अप्रोच नहीं अपनाई, उसने एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज किया, राइट। और जब वो कोड इस क्लाइंट के पास गया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या कि जो भी उस क्लाइंट की ब्राउजिंग हिस्ट्री है, की लॉगिंग है, कुकीज हैं, सेशन टोकन्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन बेसिकली इस अटैकर के पास आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट इसको इसलिए कहते हैं कि अटैकर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये वेब सर्वर नहीं था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका ये क्लाइंट था, राइट। उसने इस वेब सर्वर को इस्तेमाल किया, राइट। सो इस तरह से दिस इज वन ऑफ द सर्वर साइड अटैक्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। फिर आपके पास एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन में व्हाट यू डू कि यू करप्ट द डेटाबेस ऑफ द सर्वर। आप सर्वर के डेटाबेस को करप्ट करते हो, मैनिपुलेट करते हो, कई बाजू का सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से आप एक्वायर कर लेते हो, राइट। कुछ केसेस के अंदर आप डेटाबेस को मॉडिफाई करते हो, राइट। So all that is part of the injection attacks. Now injection attack is again one of the types of website attacks. ये आपका वेब सर्वर अटैक्स है। अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए we need WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल चाहिए आपको। और इसमें अगर आप सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में देखो इसको, तो यहाँ पर भी आपको WAF की ऑप्शन मिलती है। पॉलिसी की बेसिस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई इट ऑन द पॉलिसी, राइट। और आप देख सकते हो कि जो बेसिकली सर्वर साइड अटैक्स थे वो सारे के सारे आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो इन फोर्टिनेट। 40 वेब को हम अलग से देखेंगे, लेकिन एक क्लास याद रखिए कि 40 वेब जो है ये एक डेडिकेटेड वेब
बेस्ड सोल्यूशन है भाई। एक तो आपका लिमिटेड स्केल के ऊपर वेब प्रोटेक्शन तो आपको मिलती है फोर्टिनेट फायरवॉल के अंदर, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप चाहो तो फोर्टी वेब का एक अलग सोल्यूशन है विच यू कैन ऑलवेज यूज, राइट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो वैफ की सर्विस है ये आपको फ्लो बेस्ड में अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली अवेलेबल इन प्रॉक्सी बेस्ड। अब आपकी जो ये नई फायरवॉल है फोर्टिनेट 6.4, इसके अंदर हमने देखा था कि जो आपके पास ऑप्शन है इंस्पेक्शन मोड की, इट्स पार्ट ऑफ इट्स एम्बेडेड इनसाइड दी पॉलिसी। तो अगर हम पॉलिसी में जाते हैं एक दफा, अगर हम ये काम करते हैं कि लेट्स इंश्योर कि आपका जो सिस्टम सेटिंग्स है वो आपका प्रोफाइल बेस्ड मोड है, लेट्स सी दैट सिस्टम सेटिंग्स। और उसके बाद after this I can create my firewall policy, और इसके अंदर अगर मैं इंस्पेक्शन मोड प्रॉक्सी करता हूं अब अगर सिक्योरिटी फीचर्स में यहाँ देखो ना तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगी वैफ की ना, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो यू हैव टू इनेबल इट। सिक्योरिटी फीचर्स में आप इसको अप्लाई करोगे और फिर जब आप ये कर लेते हो इसको अनेबल, तो देन इफ यू विल गो टू दी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, तो फिर आपको यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर यू विल फाइंड दैट वैफ प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको अनेबल किया, वी कैन गो बैक टू आवर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। अब देखो आपको यहाँ पे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का प्रोफाइल नजर आ रहा है, एक डिफॉल्ट प्रोफाइल है। और अगर इसके अंदर देखो एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन, राइट, ये सारे जो आपके जो टॉप ऑफ दी लाइन ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे आपके इसने यहाँ पर उनकी सपोर्ट दी हुई है। तो आप वैफ का प्रोफाइल यहाँ क्रिएट करते हो और पॉलिसी में जाते हो और फिर पॉलिसी में जाके प्रॉक्सी मोड के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि once you are creating a policy, this feature will work in the proxy mode। proxy mode में ये काम करेगा। आप proxy mode में करते हो इसको चूज, तो यहाँ पर now you can see that WAF profile is now available to you, right? In this way you can associate the WAF profile with your policies। कोई सवाल, any question? क्लास मेरे साथ है?
So in the first step you have to basically enable the feature visibility. अब इस मॉडल के अंदर आपके पास जो WAF है, it is not by default enable. You have to basically enable this, enable the feature in fact, और अगले स्टेप में आपने इसको पर पॉलिसी बेसिस के ऊपर you can always डिफाइन, और प्रॉक्सी के अंदर पॉलिसी के अंदर भी आपने मेक श्योर करना कि आपके पास जो प्रॉक्सी मोड है दैट शुड बी एनेबल्ड. दैट इज अ टाइप ऑफ प्री रेक्विजिट फॉर दिस. आपने इसको एनेबल किया यहाँ से, एंड वंस यू आर क्रिएटिंग अ पॉलिसी, इन दैट पॉलिसी यू मस्ट इंश्योर एनेबलमेंट ऑफ प्रॉक्सी. प्रॉक्सी करते हो एनेबल तो दिस WAF वुड बी विजिबल. WAF आपको नजर आएगा. अच्छा, अभी जो WAF जैसे फीचर्स हैं या एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल वाले फीचर्स हैं, याद रखिएगा ये सारे के सारे ऐसे हैं जो विच आर रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस. अब देयर आर फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि सजेस्टेड हैं कि आप जब आप ये एनेबल करते हो तो उसके अंदर आप उनको यूज करो. फॉर एग्जांपल कपल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस दे इंक्लूड SSL इंस्पेक्शन. अब देखो SSL इंस्पेक्शन जो है ये you can't inspect all the traffic. You can't do that. You need to be very very selective. इसमें कुछ तो लिमिटेशन आती है आपकी कंप्लाइंस रेगुलेशंस की. फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर you can't do SSL decryption. आप SSL decryption नहीं कर सकते. You can't decrypt that traffic, right? और इसके अलावा जब आप SSL decryption करते हो उसमें it's a resource intensive operation, so need to be very very selective. आप SSL का इंस्पेक्शन प्रोफाइल क्रिएट करते हो और एंड देन यू कैन एसोसिएट द प्रोफाइल विद द पॉलिसी. स्टेप्स तो आपके सिंपली ये वाले हैं. अब अगर आपने SSL इंस्पेक्शन करनी है विच इज रिकमेंडेड, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव. बड़ा जो सिलेक्टिव फ्लोज हैं आप उस पर वो काम करें. फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने IPS इंप्लीमेंट करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी पॉलिसीज के ऊपर आप IPS का प्रोफाइल लगाएं. You must restrict yourself only to the business critical services only, right? Tuning of IPS profiles, इसका हमने जिक्र कर लिया कि only essential signatures should be enabled. फिर आपके पास कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जिनके अंदर आपके पास कार्ड्स होते हैं, हार्डवेयर कार्ड्स फॉर दी टर्बो एक्सेलरेशन, राइट? फॉर एग्जांपल FortiGate मॉडल्स NP4, NP6, SOC3 ये एन टर्बो एक्सेलरेशन NP-XL- मोड को सपोर्ट करते हैं. और जो FortiGate मॉडल्स हैं CP8 और 9 दे सपोर्ट ऑफलोडिंग ऑफ IPS पैटर्न मैचिंग टू द कंटेंट प्रोसेसर. मींस वो मेन प्रोसेसर के ऊपर बोझ नहीं डालता IPS पैटर्न मैचिंग का, वो एक सेपरेट प्रोसेसर उसने डेडिकेट किया हुआ है, कंटेंट प्रोसेसर को वो इस्तेमाल करता है. तो ये इस तरह की आप ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, खासतौर से वंस यू आर चूजिंग दी FortiGate hardware models. तो in that case you can always ask about the vendor कि यार इसके अंदर ये बताओ कि जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन है उसकी सपोर्ट कैसी है, राइट? अगला ये चैप्टर हमारा एंटी वायरस का है. मुझे प्लीज क्लास कंफर्म करें, कैन यू गाइस शुड वी स्टार्ट द एंटी वायरस मॉड्यूल टुडे या फिर इसको नेक्स्ट टाइम पे पेंड कर लें? जी, देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द क्लास यार. हर बंदा बताए यार. Okay, there are so far 4 responses और
सारे ही कह रहे हैं जी नेक्स्ट टाइम. ओके फाइन, इंशाल्लाह कंटिन्यू विद द एंटीवायरस और कुछ वीडॉम वगैरह की बात करेंगे, वर्चुअल डोमेन और means I will try to be make it mix of security architecture and pure security. कुछ architecture और कुछ जो है वो security के functions. Inshallah we'll start from this point next Saturday same time inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.